नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। स्वागत है आपका माइंड ब्रेन्स पे, इंडियाज बेस्ट ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म, जहां आपको मिलता है किंडरगार्टन से लेकर 12th तक का सारा एजुकेशन एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट। स्टूडेंट्स, आप हमारे साथ न सिर्फ अपने स्कूल एग्जामिनेशन की तैयारी कर सकते हैं, बल्कि बोर्ड एग्जामिनेशन और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की भी तैयारी कर सकते हैं, वो भी निःशुल्क। हाँ, गुरु दक्षिणा में कभी कभी हम आपसे बोल देते हैं कि जैसे भैया अगर आपने कुछ हमारे किसी भी सेशन से, या भैया दीदी जिसने भी आपने हमारे किसी सेशन से कुछ लर्न किया है, किसी टीचर की सहायता से आपको कुछ समझ में आया है, तो उस सेशन को थोड़ा सा शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में, ताकि वो भी पढ़ सकें और आगे बढ़ सके। क्योंकि आपको भी पता है, पढ़ेगा इंडिया तभी तो आगे बढ़ेगा इंडिया, है कि नहीं? तो खुद भी पढ़ो, दूसरों को भी पढ़ाओ। तो इसी पढ़ो पढ़ाओ के सिलसिले में हम आज शुरू कर रहे हैं कक्षा 11वीं की अप्लाइड मैथ्स के 6th चैप्टर की एक्सरसाइज 6.5 के पार्ट 2 को। पार्ट 1 जो है इसका मतलब इसका जो पहला पार्ट है वो हम ऑलरेडी आपको बता चुके हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मिल जाएगा। तो एक्सरसाइज के फर्स्ट से लेकर 13th क्वेश्चन तक वहां पे हमने खत्म कर दिया है। आज के सेशन में हम इसी सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे और 14th क्वेश्चन से अपना यह नया अध्याय शुरू करेंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 14 यहाँ पे आ चुका है। 1 से लेकर 13 पिछले सेशन में हो चुके हैं, ये रिमाइंडर है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है? यहां दिए गए इस पर्टिकुलर अरेंजमेंट को बेसिकली आपको क्या करना है, सॉल्व करना है। अब देखो, पहली बात तो इसको अंडरस्टैंड करो, ये कहना क्या चाह रहा है। ये कहना चाह रहा है बेसिकली, इसको आप लिखोगे जवाब तो ये हो जाएगा 3 + 2 की पावर 1। अच्छा, मुझे कैसे पता k की जगह पे 1 डालना है? ये देखो से लिखा हुआ है k = 1। ठीक है, ये तो मुझे मालूम चल गया k की वैल्यू 1 रखनी। लेकिन इसके बाद ये जो गिरा हुआ m है, ये भाई साहब क्या कर रहे हैं? ये भाई साहब रिप्रेजेंट कर रहे हैं सम को, यानी आपको ऐसे ही सारी टर्म्स को ऐड करना है। तो आप लिखोगे +3 + 2 की पावर 2। अच्छा, ये सिलसिला कहां तक चलेगा? तो जो ऊपर 10 लिखा है वो यही बताता है कि यह सिलसिला कहां तक चलाया जाएगा। तो ये हो जाएगा 3 + 2 पावर 10 तक। इज दिस क्लियर? तो ये होती है आपकी लोअर लिमिट, जहां से आपको शुरू करना है। ये होती है आपकी अपर लिमिट। इसका मतलब होता है कि सबका सम, जिसको हम समेशन भी कहते हैं। ठीक है, तो लिखने का तरीका है सेम ही चीज को। अब सॉल्व कैसे करेंगे इसको? तो देखिए, इसको सॉल्व करने के लिए हमें इसके 2 पार्ट्स करने पड़ेंगे। पहला पार्ट जहां पे हम सारे 3 को अलग कर लेंगे, 3 + 3 + 3 एंड सो ऑन। कितनी बार है भैया ऐसे? आप यहां पे लिख दोगे 10 टाइम्स। ठीक है, ये वाला प्लस हटा दो, यहाँ पे आप लिख दोगे कितनी बार है भैया? ये 10 टाइम्स है। ये क्लियर हो गया जी सर? चलिए, इसको हमने एक बॉक्स में बंद कर दिया ताकि कंफ्यूजन ना हो। बाद में जो बचे हुए 2 हैं उनको हम एक अलग बॉक्स में बंद करेंगे। तो ये हो जाएगा 2 + 2 + 2 की पावर 2, सॉरी यहाँ पे 2 की पावर 3 एंड सो ऑन। ये भी कितने? ये भी भैया 10 टर्म्स है। ठीक है, चलिए, तो जो आगे वाला भाग है वो 3 आ रहा है 10 बार। तो ये तो बहुत सिंपल सा गणित है, इसको आप लिख दोगे 30, या इसको 3 × 10 करके भी लिख दोगे तो चलेगा। ठीक है, यहां पे दूसरी तरफ हम क्या बोलेंगे भैया? क्लियरली दे फॉर्म अ जीपी, है ना? अब लेकिन जीपी है तो भैया जीपी के सारे टर्म्स एंड कंडीशंस भी तो होते हैं। जीपी में हमें बताना पड़ता है कि कौन ए है, कौन आपका यहाँ पे क्या कहते हैं उसको अपन, कौन ए है, कौन डी है, कौन क्या है। तो लिखोगे यहाँ पे विथ फॉर्म अ जीपी विथ ए = 2। सबसे पहली बात जो आपके यहाँ पे आनी चाहिए कि ए की वैल्यू है 2। उसके बाद आप क्या लिखोगे? उसके बाद आप लिखोगे भैया, जगह थोड़ी कम है तो अपन एडजस्ट कर रहे हैं, तो a = 2 लिखा आपने। फिर आपने r की वैल्यू देखी तो r की वैल्यू भी आ रही है 2 इफ आई एम नॉट रॉन्ग। और क्या होगा यहाँ पे? नंबर ऑफ टर्म्स, तो n लिख दोगे 10। ठीक है, इधर का तो मामला लगभग शॉर्ट सेट है, तो हमें मेहनत कहाँ करनी है? इनके साथ करनी है। हम लिखेंगे यहाँ पे यूजिंग Sn = a + r पावर n - 1, बिकॉज r इज मोर देन 1, तो यही वाला फॉर्मूला यूज होना चाहिए, अपॉन r - 1 वी गेट। चलिए, वैल्यू रखिए, आंसर निकालिए, बस इतना सिंपल सा काम करना है। देखो, सबसे पहले आएगा S10 इज इक्वल टू a की जगह आ जाएगा 2, इधर आ जाएगा 2 पावर 10 - 1 अपॉन 2 - 1। तो आपका S10 आएगा इज इक्वल टू, यहाँ पे आप करोगे 2 × 2 पावर 10 इज 1024। आपको ये याद होना चाहिए, नहीं याद है तो भैया अभी भी समय है, याद कर लो।
S10 आएगा आपका 2 इंटू कितना सर 1023, तो यहां से आपको मिला S10 इज इक्वल टू कितना सर, ये हो जाएगा 2046। ये तो इधर का आया प्लस, ठीक है। तो आप फाइनल सम कितना निकालोगे तो आपका आंसर आएगा देयरफॉर ये इसकी वैल्यू क्या आनी चाहिए, तो आप लिखोगे यहाँ पे आप लिखोगे भैया 30 प्लस कितना 2046, दैट इज इन माय ओपिनियन 2076। इतना ही आ रहा है कि आपका भी आंसर? हाँ जी सर, एक बार चेक कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर 2076 आ रहा है। इन्होंने कैसा किया है सर? इन्होंने भी यही किया है और कुछ ज़्यादा खास तो किया नहीं होगा, कुछ अलग तो ऐसा रॉकेट साइंस तो होता नहीं है। चलिए, आपने आंसर निकाला 2076 एज योर फाइनल आंसर। आपने क्या किया, इसके दो पार्ट्स किए, 3 वाला अलग किया, 2K वाला अलग किया, 10 टर्म्स आपको बोले थे, आपने 10 टर्म्स यहाँ पे निकाल दिए। गुड टू गो? यस सर, नो प्रॉब्लम। नहीं सर ऐसा सच तो अभी कुछ आ नहीं रहा है। चलिए, तो यहाँ पे हम चाहें तो लिख देते हैं आपकी सहायता के लिए। लास्ट में क्या लिखोगे? देयरफॉर आप लिख दोगे कितना सर, हम बोलेंगे यहाँ पे अगर हम लिखना चाहें इसको तो यही वाला लिख के इक्वल टू इसकी जगह पे हम क्या लिख देंगे 2076। इज दिस मामला क्लियर? यस सर। एनी प्रॉब्लम सो फार? जरा सी भी नहीं सर। चलिए, बहुत बढ़िया। हाँ, कुछ किताबों में आपको बताऊं तो आपको आंसर मिलेगा, पता है क्या आंसर मिलेगा? 28 + 2 पावर 11 इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ठीक है। अगर ऐसा आंसर भी आपको मिलता है तो आप उसको भी अगर कन्वर्ट करेंगे तो शायद आपको आंसर यही मिलेगा, क्योंकि इफ आई एम नॉट रॉन्ग 102 पावर 11 कितना होता है सर? 2 पावर 11 होता है 2048, डबल होता है ना इसका, 4 का 8, 2 का 4 प्लस 28 कर लो, है ना, 8 और 8 16, 4 2 6 1 7 और ये हो गया 2076। हाँ, अब वो सॉल्व करने का अपना अपना पैटर्न होता है। अपन ने यहाँ पे सिंपल फंडा लगाया तो अपना आंसर आ गया। चलिए, बाकी अपन इतना ज़्यादा सोचते नहीं है। क्वेश्चन नंबर 14 यहाँ पे खत्म। क्वेश्चन नंबर 15 देखो क्या बोल रहा है। फाइंड द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ अ सीरीज, n टर्म्स का निकालना है, यदि उसकी mth टर्म कुछ इस प्रकार है, ठीक है। तो यहां पे आप बोलोगे हेयर am इज इक्वल टू कितना बोला इन्होंने 2 पावर m प्लस 2m। तो इसको अगर मैं ऐसे देखूं, मैं एक दो टर्म निकाल के पहले एक बार चेक कर लेता हूं। तो यहां पे बोलोगे a1 वुड बी इक्वल टू 2 पावर 1 प्लस 2 इंटू 1। वॉट इज 2 पावर 1? दैट इज 2। 2 प्लस 2 आपका आंसर आ जाना चाहिए 4। क्या अपन निकाल के देख लेते हैं कैसा हो रहा है, क्या मामला बैठ रहा है ना, फिर अपन बेटर अंदाजा लगा पाएंगे। a2 हो जाएगा 2 पावर 2 प्लस 2 इंटू 2। नाउ 2 पावर 2 इज 4 प्लस 2 इंटू 2 इज ऑल्सो 4, आंसर आएगा 8। वेरी गुड, ठीक है। एक बार थर्ड टर्म भी निकाल लेते हैं, a3 देखते हैं कितना आ रहा है। तो a3 आ रहा है हमारा यहाँ पे 2 पावर 3 प्लस 2 इंटू 3। 2 पावर 3 इज 8 एंड 2 इंटू 3 इज हाउ मच 6, तो 8 और ये हो जाएगा 6 यानी 14। ऐसा कुछ आ रहा है क्या? हाँ जी सर, आना तो ऐसा ही कुछ चाहिए, लेकिन सर अगर ऐसा आएगा तो फिर हमारी जीपी कैसे बनेगी? एक बार दोबारा चेक करो। 2 पावर 1 इंटू, यस 2 इंटू 1 दैट इज 2 पावर 1 इज 2, 2 इंटू 1 इज 2 4, 2 पावर 2 इंटू 2 इंटू 2, ठीक है। 2 पावर 3 इंटू 2 इंटू 3 दैट इज 6। एक बार फोर्थ टर्म भी निकाल के देखते हैं। तो a4 क्या हो जाएगा? a4 हो जाएगा आपका 2 पावर 4 प्लस 2 इंटू 4। नाउ 2 पावर 4 इज हाउ मच? सर 2 पावर 4 इज, आप अगर देखोगे यहाँ पे तो 2 पावर 4 हो जाएगा 16 प्लस 2 इंटू 4 इज 8 एंड 16 प्लस 8 इज 24। अब ये समझना, आप अगर इसको ऐसे देखोगे एज अ फाइनल आंसर तो शायद आपको कोई पैटर्न ना मिले, लेकिन अगर मैं इसी चीज को देखना, इसी चीज को मैं क्या कर रहा हूं, मैं इसको थोड़ा सा अलग तरीके से देख रहा हूं कि इन सबको एक तरफ कर लेंगे एडिशन करते समय और इन सबको एक तरफ कर लेंगे, तो भी तो हमारा कुछ काम बन सकता है। किसने बोला नहीं बन सकता? चलिए, तो अब यहां पे मामला समझिएगा। आपकी सीरीज क्या बन रही है? आपकी सीरीज बन रही है यहां पे अगर आप देखोगे तो आपका जो पैटर्न बन रहा है वो कुछ इस प्रकार है कि 2 पावर 1 प्लस 2, ये आ गई आपकी पहली टर्म, ठीक है, प्लस 2 पावर 2 प्लस 2 इंटू 2, ये आ गई आपकी दूसरी टर्म, ठीक है, प्लस 2 पावर 3 प्लस 2 इंटू 3, ये आ गई आपकी तीसरी टर्म, एंड यहां पे आप ऐसे ही कंटिन्यू करोगे 2 पावर 4
प्लस 2 into 4 वुड बी योर विच टर्म, फोर्थ टर्म एंड सो ऑन। ठीक है, अब इसको मैं क्या करूंगा, इसको मैं अलग अलग कर दूंगा। कैसे, मैं 2 पावर 1 प्लस 2 पावर 2 प्लस 2 पावर 3 प्लस 2 पावर 4 एंड सो ऑन, इनको अलग लेके चलेंगे अपन। ठीक है, और इनके बाद वालों को अलग लेके चलेंगे जो बचे हुए थे। तो यहाँ पे क्या बच रहा है, एक 2 बच रहा है, फिर एक 4 बच रहा है, फिर 2 3 जा 6 बच रहा है, फिर 8 बच रहा है एंड सो ऑन। ठीक है, अब ये एक जीपी है, ये एक एपी है। ठीक है, ये ध्यान रखना। देखो अब यहाँ पे इसको सॉल्व कैसे करेंगे, हम यहाँ पे लिखेंगे यूजिंग Sn इक्वल टू a इंटू आर पावर n माइनस 1 अपॉन r माइनस 1। ठीक है, यहाँ पे हम ये यूज करेंगे। इधर पे तो अब अगर इसको मैं कंटिन्यू करूं तो ये कितना हो जाएगा, तो सर ये हो जाएगा इन सबका सम अगर हम लेंगे 2 इंटू 2 की पावर n माइनस 1 अपॉन 2 माइनस 1। ये क्लियर है जी सर। अब इसमें r माइनस 1 ही करना था, वो हमने कर दिया, प्लस यहां से आपने 2 कॉमन लेना है, अंदर आपके पास बचेगा, देखो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8 एंड सो ऑन। ठीक है ना। अब समझने वाली बात क्या है, इसमें आप खाली 2 माइनस 1 कर सकते हो, तो आप लिखोगे यहाँ पे 2 इंटू 2 पावर n माइनस 1 एज अ फर्स्ट पार्ट। सेकेंड पार्ट में आप करोगे प्लस 2 इंटू, और अगर आपको याद हो दिस इज सम ऑफ n टर्म्स, क्योंकि यहाँ पे क्या बोला भैया, n टर्म्स बोला है ना, तो सम ऑफ n नेचुरल नंबर्स का एक डायरेक्ट फॉर्मूला आपको पढ़ाया गया है 9th 10th में प्रोबेबली, जो कि होता है कि सम ऑफ n टर्म्स इज n इंटू कितना, n इंटू एन प्लस 1/2। तो यहाँ पे आप लिखोगे ब्रैकेट के अंदर n इंटू एन प्लस 1 ब्रैकेट क्लोज होल डिवाइड बाय 2। इसका एडवांटेज क्या होगा सर, इसका एडवांटेज ये होगा कि इस 2 से ये 2 कैंसल, तो मेरा जो फाइनल आंसर आएगा उसमें मैं क्या लिखूंगा कि भैया इसका n टर्म्स का सम क्या होगा, तो 2 इंटू 2n माइनस 1 प्लस n इंटू n प्लस 1 शुड बी माई फाइनल आंसर। इज दिस क्लियर जी सर। क्योंकि आपको सम ऑफ n टर्म्स बोला था तो आपको नंबर ऑफ टर्म्स पता ही नहीं था, लेकिन हाँ ये इनफाइनाइट जीपी नहीं है क्योंकि ऐसा कुछ मेंशन नहीं है। n टर्म्स का सम बोल रहा है, इन जनरल सम निकालने को बोल रहा है, तो वो हमने यहाँ पे निकाल के दे दिया। एक जगह जीपी का लॉजिक लगा, एक जगह एपी का पुराना कॉन्सेप्ट लगा जो आप कक्षा 10वीं में पढ़ चुके हैं। याद नहीं है तो अभी अपन ने रिवाइज कर लिया कि सम ऑफ n नेचुरल नंबर्स, क्योंकि ये n तक जा रहा है उसके पहले नहीं रुकेगा, वुड बी n इंटू एन प्लस 1/2। 2 से 2 आपने कैंसिल किया, फाइनल आंसर आया आपका यहाँ पे कुछ इस प्रकार। यहाँ पे हम करेंगे स्क्रीन को क्लियर एंड लेट्स मूव टू नेक्स्ट। सवाल नंबर 16 एक पर्टिकुलर पैटर्न के क्वेश्चंस को यहाँ पे किया गया है। ज़्यादा कुछ इसमें मेहनत है नहीं, बस आपको स्पेसिफिक पैटर्न को फॉलो करना है और हर बार आपका आंसर सही आना चाहिए, मतलब 10 में से 9 बार तो आना ही चाहिए। एक आध बार अगर कोई छोटी मोटी सिली मिस्टेक कर दो तो बात हो रहा है। 2 मिनट अपन भैया थोड़ा सफाई कर लें, क्या है कि दिखेगा अच्छा तभी तो लिखेगा अच्छा इंडिया। चलो यहाँ देखो क्या बोल रहा है आपसे, पहले पार्ट में आप देखोगे सॉल्व कैसे करना है इसको, और वही पैटर्न आप लगभग सब में फॉलो करोगे। सबसे पहले आप इसको इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हो कि आप 7 को कॉमन ले लो। अंदर आपके पास क्या आएगा सर, अंदर मेरे पास आएगा 1 प्लस 11 प्लस हाउ मच, प्लस 1 1 1 एंड यहाँ पे ऐसे ही पूरा कारवा चलना चाहिए। इज दिस क्लियर? कहीं कोई दिक्कत तो नहीं? जरा सी भी नहीं सर, आराम से हो गई, ये इतना पार्ट आपको समझ में आ गया। लेकिन अब ये जो सवाल है इसमें आपको क्या करना पड़ेगा, इसमें आपको ये जो ब्रैकेट के अंदर वैल्यू आ रही है इसको थोड़ा सा क्या करना पड़ेगा अपन को, कहें अगर अपन सामान्य भाषा में, तो बेसिकली इसको अपन को करना पड़ेगा थोड़ा सा जीपी में कन्वर्ट। ठीक है, अब वो देखो कैसे होगा, वही मेन यहाँ पे समझने वाली बात है। अगर वो समझ जाओगे तो फिर आपका काम बहुत ही आसान हो जाएगा। अब सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप जो आता है वो यहाँ पे आता है। मैं कर रहा हूं इसको 9 से मल्टीप्लाई। सर किसी नंबर को 9 से मल्टीप्लाई करोगे तो बैलेंस नहीं बिगड़ेगा क्या? बिल्कुल बिगड़ जाएगा, सवाल ही बदल जाएगा। तो भैया अगर मैं यहाँ 9 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो मेरे पास ये भी तो लग्जरी है कि मैं इसको 9 से डिवाइड कर दूं। गुरुजी जब डिवाइड ही करना था तो मल्टीप्लाई क्यों किया? भैया कहीं पहुंचना होता है तो कहीं से निकलना भी तो पड़ता है ना। तो अब देखो इसको मैं हम लिख कैसे रहे सवाल को, ये हो गया 7/9, ठीक है, ब्रैकेट के बाहर। ब्रैकेट के अंदर मेरे पास क्या आ गया,
9 प्लस 99 प्लस 999। तो ये जो मैं इतनी मेहनत कर रहा हूं ये किस लिए कर रहा हूं कि किसी तरह मेरा ये सवाल जीपी में कन्वर्ट हो जाए। ठीक है, अब यहां समझना 7/9 बाहर एज इट इज, नीचे मैंने यहां पे इसको लिख दिया 9 की जगह पे लिख दिया मैंने 10 - 1। इज दिस क्लियर? इतने में कोई दिक्कत बिल्कुल नहीं सर। 99 को लिखा मैंने 100 - 1। ठीक है, 999 को लिखा मैंने 1000 - 1। ठीक है, एंड इसी तरह आप इसको आगे बढ़ाते गए। चलिए, कोई दिक्कत बिल्कुल नहीं सर। अब ये 7/9 बाहर अभी भी था, मतलब पहले भी था, अभी भी है। चलिए, ब्रैकेट के अंदर आपने क्या कर देना है, आपने अब इनको बाइफरकेट कर देना है, एज इन 10 प्लस 100 प्लस 1000, ये सारी वैल्यूज एक तरफ एक ब्रैकेट में। ठीक है, और जितने ये -1 थे वो भी सारे माइनस साइन अगर आप कॉमन ले लो तो माइनस साइन कॉमन लेने के साथ 1 + 1 + 1 एंड सो ऑन टिल n टर्म्स बोला है ना हमको। तो चलिए, ये हमने यहाँ पे इनको बाइफरकेट कर दिया। अब देखो यहाँ पे मुझे थोड़ी थोड़ी जीपी की स्मो आ रही है, क्योंकि तो अपन महक आ रही है। कैसे सर? हम इसको लिखेंगे 7/9 एज इट इज, और यहां हम लिखेंगे अंदर 10 की पावर 1 दैट इज 10 प्लस 10 की पावर 2 प्लस 10 की पावर 3 प्लस 10 की पावर 4 एंड सो ऑन। इतना क्लियर है? जी सर, कहीं कोई दिक्कत तो नहीं? जरा सी भी नहीं सर। अब इसके बाद यहां पे आप करोगे, देखो माइनस ये 1 n कितनी बार आएगा, तो इसको मैं सीधे ही n लिख देता हूं। काहे कि भैया 1 आएगा n टाइम्स, तो वो ऐड करने पे n के बराबर ही होगा। 1 आया 4 टाइम्स, ऐड करने पे कितना हुआ 4। 1 आया 10 टाइम्स, ऐड करने पे कितना आया 10। तो ऐसे ही 1 आ रहा है n टाइम्स, n टर्म्स, तो n टाइम्स, तो वहां पे आ गया n। ये अब आपको जीपी दिख रही है, जीपी सर। तो यहां पे आप क्या लिखोगे, यहां पे हम लिखेंगे क्लियरली दे फॉर्म एन जीपी। तो अब मेरा काम क्या होगा, अब मेरा काम होगा यहां पे जीपी का लॉजिक लगाना और अपना आंसर निकालना। दे फॉर्म अ जीपी। ठीक है, जिसमें आपको ए की वैल्यू पता है, आर की वैल्यू पता है, सब कुछ पता है, बस फॉर्मूला लगा के आंसर निकालना है। उसमें तो कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, है कि नहीं? बिल्कुल नहीं आनी चाहिए सर। चलिए, तो यहां पे हम लिखेंगे a इज इक्वल टू 10, r इज इक्वल टू 10 एंड n हमें फिलहाल पता नहीं है। चलिए, ठीक है, a आ गया, r आ गया। अब क्या हम इसको सॉल्व कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं सर। तो भैया मामले को आगे बढ़ाते हुए हमने यहां पे लिखा 7/9। ठीक है, अब यहां पे Sn का फॉर्मूला यूज होगा। ठीक है, तो आप क्या यूज करोगे Sn के फॉर्मूला के हिसाब से? सर Sn के फॉर्मूला के हिसाब से a दैट इज 10 इंटू r पावर n-1 अपॉन r-1, और साथ में क्या चल रहा है यहाँ पे? साथ में यहाँ पे -n चल ही रहा है। ठीक है ना? तो ये कितना हो जाएगा? तो सर ये हो जाएगा 7/9 एज इट इज। इधर अंदर अगर आप इस 10 को ले जाएंगे तो ये हो जाएगा 10 पावर n + 1। ठीक है, ना लेके जाएं तो भी चलेगा, ले जाएंगे तो भी चलेगा, -10। ठीक है, होल डिवाइड बाय, अभी ये 10 - 1 इज 9, -n अभी ये अलग चल रहा है, ब्रैकेट क्लोज। फर्दर हम ले गए इसको 7/9, इधर ब्रैकेट के अंदर 10 की पावर n + 1 -10 -9n अपॉन 9 हो जाएगा। ये आपने क्या किया? एलसीएम लेके एक ही जगह पे लिख दिया। अब 9 से 9 गुणा तो हो ही सकता है, तो 9 9 = 81, ये बाहर आ गया। अंदर आ गया आपके पास 10 की पावर n + 1 -9n -10। चलिए, ये ब्रैकेट क्लोज। दिस वुड बी योर फाइनल आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। इज दिस क्लियर? जी सर। यहाँ पे अगर आप चाहें तो देखिए मैं ऐसे एक पार्टीशन ड्रॉ कर देता हूँ। पहले हमने ये वाला पार्ट किया, हमारे नंबर को हमने कुछ चीज़ों से मल्टीप्लाई डिवाइड करके एक फिक्स पैटर्न के तहत उसे जीपी में कन्वर्ट किया। जीपी में कन्वर्ट करने के बाद जीपी में एन का फॉर्म लगा के फाइनल हमारा nth टर्म्स तक का सम निकालने का आंसर वहां पे बता दिया। क्लियर? अब हम करेंगे यहाँ पे स्क्रीन को साफ, क्योंकि हमें इसका सेकेंड पार्ट भी करना है, जो कि ज़्यादा कुछ फर्क होगा नहीं फर्स्ट पार्ट से, पर करना ज़रूरी है। ठीक है, वरना आप बोलोगे कि सर आपने क्वेश्चन छोड़ दिया। सेकेंड पार्ट 8 से शुरू हो, तो सबसे पहले आपने क्या करना है पहले स्टेप में? जी हाँ बिल्कुल, 8 कॉमन लिया, अंदर आया 1 + 11
प्लस 111 या 111 एंड सो ऑन। सेकेंड हमने क्या किया, अब मैं यहाँ पे थोड़ा सा एक शॉर्टकट ले रहा हूँ कि 9 से ही मल्टीप्लाई और 9 से ही डिवाइड लिखने की जगह सीधे वो चीज़ कर दे रहा हूँ, क्योंकि अभी पिछले ही सवाल में अपन ने डिस्कस किया है कि ये किस लॉजिक के तहत यहाँ पे पहुँचा है। ठीक है, इसके बाद आपको पता ही है 8/9 एज इट इज, अंदर आएगा यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर 10 - 1 प्लस 100 - 1 प्लस 1000 - 1 एंड सो ऑन, आपका पूरा मामला चलना चाहिए। ठीक है, चलिए गुड टू गो। यस सर। अब यहाँ देखिए 8/9, थोड़ी सी हम इसकी ग्रुपिंग भी कर देते हैं, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा सर इन ब्रैकेट 10 प्लस 10 स्क्वायर, ये आपको याद होगा 100 होता है, 10 क्यूब यानी 1000 एंड यहाँ पे सो ऑन का मामला चलता रहेगा। गुड टू गो। यस सर। -1 सारे एक बार माइनस साइन के साथ इकट्ठा कर दो, तो 1 + 1 + 1 एंड सो ऑन, और यहाँ पे आपका ब्रैकेट हो गया क्लोज। चलिए 8/9, इधर आप लगाएंगे जीपी का लॉजिक, जो हमने आपको बताया था कि ये जीपी फॉर्म कर रहे हैं, तो जीपी के हिसाब से यहाँ हो जाएगा 10 दैट इज a इंटू r पावर n - 1 अपॉन r - 1, लगभग सेम ही हो जाएगा, ज्यादा कुछ फर्क आना नहीं है इसमें। ठीक है, वो उस बात का अगर आप ध्यान रखेंगे तो आपका आंसर जल्दी मिल जाएगा आपको। ठीक है, -n। चलिए अब क्योंकि पिछला वाला मैंने बहुत डिटेल में किया था, तो यहां से मैंने कुछ स्टेप एलिमिनेट कर दिए, आई थिंक आपको वो समझ में आ रहा होगा, है ना। तो 8/9 इधर अंदर आ जाएगा आपके पास, ये 10 मल्टीप्लाई होके 10 की पावर n + 1 माइनस 10 होल डिवाइड बाय 9 माइनस n। अब बस एलसीएम लेके अपन को फाइनल आंसर लिखना है, तो जब आप एलसीएम ले लेंगे तो ये हो जाएगा 8/9 अंदर 10 की पावर n + 1 माइनस 10 माइनस 9n होल डिवाइड बाय 9। क्लियर है ये? जी सर। अब इसको आप अगर थोड़ा सा रीअरेंज कर देंगे तो आपका आंसर बिल्कुल एकदम कहते हैं ना अपन प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट में, 9 से 9 मल्टीप्लाई, नीचे 81 आ गया। इधर पे ब्रैकेट के अंदर 10 पावर n + 1 माइनस 9n माइनस 10 वुड बी योर फाइनल आंसर। इज दिस क्लियर? जी सर। अब देखो पहले और दूसरे में लगभग सेम चीजें होनी थी, थर्ड वाला थोड़ा सा बच्चों को कंफ्यूज करता है, तो उसका आपको ध्यान रखना है कि थर्ड वाले में कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए। तो आई थिंक दिस वन वाज मच इजियर। नाउ कम्स द टफेस्ट टास्क ऑफ द एंटायर क्वेश्चन, ये तीसरा वाला। सबसे पहले तो 5 कॉमन लेंगे। अब 5 कॉमन लेने के बाद अंदर क्या आएगा सर, 0.1, बिल्कुल ठीक, प्लस 0.11 प्लस 0.111। अब इसके बाद आप करोगे इसको कंटिन्यू टिल सो ऑन। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप जैसा कि हम हर बार करते हैं इस बार भी करेंगे कि 9 से ही मल्टीप्लाई और 9 से ही डिवाइड। देखो ज़्यादा फर्क नहीं आता, बट वही है कि आपको ध्यान रखना है कहाँ कितना कैसा फर्क आ सकता है। तो 0.99 ये हमने लिख दिया, प्लस 0.999 एंड यहाँ पे सो ऑन। जैसे नॉर्मली जब हम कर रहे थे पिछले दोनों सवालों में तो 10 - 1 लिख रहे थे, यहाँ हम क्या लिखेंगे, यहाँ हम 10 - 1 नहीं लिखेंगे, यहाँ हम लिखेंगे 1 - 0.1। ये आ गया 0.9 की वैल्यू। ठीक है ना, आपको ये क्लियरली समझ में आ रहा होगा यहाँ पे क्या करने की चेष्टा हो रही है। ठीक है, तो आपने लिखा 0.9 को 1 - 0.1 प्लस 0.99 को आप लिखेंगे 1 - 0.01। ठीक है, प्लस यहाँ पे हो जाएगा 1 - 0.001, तब जाके ये आता है 999। ठीक है, फिर प्लस एंड सो ऑन, सिलसिला चलता रहेगा फॉर नेवर एंडिंग थिंग्स। मतलब ये तो कभी खत्म ही नहीं होना ना, क्योंकि आपको सम ऑफ n टर्म्स बोल दिया है। ठीक है, चलिए क्लियर है ये? जी सर। अब यहाँ देखो 5/9 एज इट इज, पहली चीज। दूसरी चीज ये कि सारे 1 जो हैं वो इकट्ठा हो जाएंगे, तो ब्रैकेट के अंदर 1 + 1। अब +1 कहाँ से है भाई, ये तो पॉजिटिव है ना भाई, तो उसको हम थोड़ी नेगेटिव बना देंगे, और ये 3 डॉट लगा के हमने बंद कर दिया। इधर पे जब आप माइनस साइन कॉमन ले लोगे, अंदर आएगा 0.1 प्लस 0.01। यूँ तो सारे टर्म्स नेगेटिव थे, लेकिन क्योंकि मैंने इकट्ठा
एक बार में माइनस साइन बाहर खींच लिया है तो सारी टर्म्स फिर पॉजिटिव बन जाएंगी। अब ये समझना, यही यहाँ पे मेन गलती इंसान करता है कि ये जो कन्वर्जन कर रहे हैं ना हम जीपी में, बहुत बार इंसान ये नहीं कर पाता है। चलिए 5/9 एज इट इज, पहली चीज तो। सेकेंड थिंग, ये 1 + 1 + 1 सो ऑन को हम n लिख सकते हैं, हमने बहुत बार किया है। माइनस, अब आ जाता है इसका इंपॉर्टेंट पार्ट, दैट इज आपने लिखना है 0.1 को 1/10, आपने लिखना है 0.01 को 1/10 स्क्वायर। क्या है ऐसा होगा भैया? क्योंकि देखो जब आप डेसिमल को 2 प्लेस से शिफ्ट करोगे तो 0.01 वुड एंड अप बिकमिंग 1/100 विच इज ऑल्सो इक्वल टू 1/10 स्क्वायर। तो इसी तरीके से मुझे सारी टर्म्स में क्या होगा, डिनोमिनेटर में 10 की पावर मिलेगी प्लस 1/10 क्यूब एंड सो ऑन। भाई जीपी तो ये भी बना रहा है, तो हम यहां पे क्या लिखेंगे, हम यहां पे लिखेंगे कि भैया क्लियरली इट फॉर्म्स एन जीपी, इट फॉर्म्स अ जीपी। अब जीपी में क्या फंडा है भैया? जीपी में देखो क्या क्या हो रहा है। तो सर सबसे पहले तो ए की वैल्यू आ रही है 1/10, देन आपके पास आर की वैल्यू आ रही है 1/10। ये दो वैल्यू आपके पास आ रही है, ए भी आ रहा है आर भी आ रहा है, ठीक है। अब आप यहाँ पे एसएन का फॉर्मूला यूज करने के लिए स्वतंत्र हैं, क्योंकि भाई आपके पास सारी वैल्यू आ गई। तो आपने लिखा आगे 5/9, फिर से जगह की कमी होगी तो हम मैनेज करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ब्रैकेट के अंदर एन तो एज इट इज पहली टर्म यहाँ पे है, माइनस फॉर्मूला क्या होता है एसएन का? सर एसएन का फॉर्मूला होता है ए दैट इज 1/10 मल्टीप्लाइड बाय 1 - 1/10 टू द पावर n। अब ये क्यों किया मैंने? क्योंकि यहाँ पे r की जो वैल्यू है वो लेस देन 1 है भैया। तो जब r की वैल्यू लेस देन 1 होगी भैया तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे यही वाला फॉर्मूला यूज करेंगे और कोई ऑप्शन ही नहीं है हमारे पास, होल डिवाइड बाय 1 - 1/10। चलिए अब इसको सॉल्व करके दैट इज a इंटू 1 - r पावर n अपॉन 1 - r करके हम आंसर निकालेंगे। 5/9 यहाँ पे फिलहाल ऐसे ही चलेगा। अंदर यहाँ पे अब आपको मेन कैलकुलेशन यहाँ करनी है, ठीक है। तो ध्यान से देखना, ये हो जाएगा 1/10, ठीक है। इधर आप लोगे 1 माइनस, यहाँ पे देखो क्या होगा सर, 1 की पावर n इज 1 और यहाँ पे आ जाएगा 10 की पावर n। ये आपका न्यूमरेटर हो गया। डिनोमिनेटर को आप रेसिप्रोकल करके मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। फिलहाल जो हम ऊपर देख रहे हैं वहां पे डिनोमिनेटर है 1 - 1/10, जिसको आप सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आएगा 9/10। और डिनोमिनेटर को सॉल्व करने के लिए जब आप इसको लेके जाओगे रिवर्स तो वो हो जाएगा 10/9। क्या ये क्लियर हुआ? मैंने एक बार में 2 स्टेप यहाँ पे कर दिए। पहला दोनों को माइनस करने का विच इज 9/10, फिर रेसिप्रोकल करने का और मल्टीप्लाई करने का दैट इज 10/9। नाउ थिंग्स वुड गेट कैंसल्ड ऑब्वियसली, सो दिस 10 इज कैंसल्ड बाय दिस 10 क्योंकि ये मल्टीप्लीकेशन में है। एलसीएम लेके हम इसको आगे बढ़ाएंगे, ठीक है। तो देखो ये हो जाएगा 5/9 और यहाँ ब्रैकेट के अंदर n माइनस, इधर आ जाएगा देखो अब ध्यान से, तो 10 पावर n - 1, ठीक है, अपॉन ये जो 9 मल्टीप्लीकेशन का ये माइनस के इस तरफ वालों का है, तो आप लिखोगे 9 × 10 पावर n। ऐसा कुछ लिखना पड़ेगा अपन को, क्या कहते हो आप? हाँ जी सर, ऐसा ही कुछ करना चाहिए। चलिए इसके बाद आप क्या करोगे सर? इसके बाद वैसे अगर चाहो तो एलसीएम ना भी लो तो भी चलेगा, ताकि आप ज़्यादा कॉम्प्लेक्स ना करो चीज़ों को, ठीक है। वो पावर को अलग ही चलने। तो हम यहाँ पे लिख रहे हैं देखो n, अब ये माइनस जो है साइन ये अंदर मल्टीप्लाई होगा तो आप बोलोगे कितना? तो सर हम बोलेंगे यहाँ पे अगर अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 1 - 1 प्लस 1/10 पावर n, ऐसा बोलेंगे ना भैया? सर एक बार दोबारा समझाइए, यहाँ पे हम थोड़ा सा कंफ्यूज आ गए। कोई बात नहीं, देखो हम क्या बोल रहे हैं, हम आपसे बोल रहे हैं कि एक काम कीजिए आप, ये जो माइनस साइन है बाहर, ये 10 से 10 तो कैंसिल हो गया, लेकिन माइनस साइन तो है। ये माइनस साइन जब अंदर जाएगा तो 1 के साथ हो जाएगा -1 और -1 के साथ हो जाएगा +1, ठीक है। एंड इसी के साथ ही यहाँ पे आप क्या करोगे, इसको एलसीएम ले लोगे तो ये जो n होगा, एक काम करो कंफ्यूज मत हो, इसको हम एक बार दोबारा लिख देते हैं ताकि आपको पूर्णतः समझ में आ जाए। तो आपने लिखा यहाँ पे 5/9, ठीक है, ये आगे का n अभी रहने दो, माइनस अब ये 9 जो डिनोमिनेटर में, इसको मैं यहाँ ले आऊँ तो 1/9 हो जाएगा। तो 1/9 टाइम्स ऑफ व्हाट? 1/9 टाइम्स ऑफ, अगर आप ऐसे देखें
तो इन कर्ली ब्रैकेट में भी 1 माइनस 1/10 पावर n। ये क्लियर हुआ? यहाँ तो कोई आपत्ति जरा सी भी नहीं सर। अब ये जो 9 है ये n के साथ मल्टीप्लाई होके एलसीएम फॉर्म में आ सकता है, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे पार्टीशन करूँ ताकि आपको अच्छे समझ में आए कि कौन सी चीज़ कहाँ हो रही है, तो मान लीजिए ये अपन ने खींचा ऐसा, फिर इधर गए अपन, फिर ये इधर पे अपना रिजल्ट आएगा। मुझे पता है थोड़ा सा कंजेस्टेड हो रहा है, आई एम सो सॉरी, बट यहाँ पे अपने ऑप्शन तब क्वेश्चन ही ऐसा था कि अपन को करना पड़ा। एक काम करो ना, इसको थोड़ा सा शिफ्ट कर देते भैया, जगह बनाओ। चलिए भैया जगह बनाते हैं, तो अपन यहाँ पे ये वाले ब्रैकेट को यहाँ पे बंद कर देते हैं, थोड़ी जगह बच गई। अब लिया अपन ने इरेजर, इसको हटाया। अब हम आगे कंटिन्यू करेंगे। सर आपका टाइम पास हो गया तो पढ़ाई कर लें, बस भाई 2 मिनट बस, ये लीजिए। चलिए चलो राजा बाबू फटाफट खत्म करते हैं। यहाँ देखो हम क्या कह रहे हैं, 10 से 10 कैंसिल हुआ, 9 जो पीछे था उसको मैं 1 के नीचे ले आया, इतना क्लियर है। अब ये 9 जब एलसीएम के साथ जाएगा तो यहाँ पे हो जाएगा 5/9, ठीक है। इधर आप लेंगे 9n माइनस, ये तो पूरा अपना कहाँ था, ये तो अपना पूरा वैसे ही न्यूमरेटर में था, तो माइनस साइन जब अंदर जाएगा तो -1 प्लस 1/10 पावर n हो जाएगा, ठीक है। एंड दिस इज अगेन डिवाइडेड बाय 9। अब समझ में आया आपको कुछ क्या किया मैंने, ठीक है। अगर आप इसको ऐसे ना समझ पाए तो देखिए ऐसे समझिए, क्योंकि क्या बहुत बार होता है कि हम जिस तरीके से लिखते हैं व्यक्ति को समझ नहीं आता। तो ये हो जाएगा 1 माइनस 1/10 की पावर n, ठीक है। तो इधर पे ये अभी भी न्यूमरेटर में ही चल रहा है कि 1 माइनस 1/10 की पावर n, तो 1/10 की पावर n, ठीक है। ये न्यूमरेटर में ही चल रहा है अभी भी। तो अब तो हो गया ना, 9 यहाँ एलसीएम ले लिया अपन ने, तो वो अब न्यूमरेटर में पूरा आ गया। अब 9 से 9 मल्टीप्लाई तो हो जाएगा यहाँ पे 9 9 जा 81। अंदर आपके पास न्यूमरेटर के नीचे अब कुछ नहीं है तो सिंपल लिख दो, तो आप लिखोगे 9n माइनस 1 प्लस 1/10 पावर n। ऐसा कुछ होना चाहिए आपका आंसर। इज दिस क्लियर? कहीं कोई दिक्कत? जरा सी भी नहीं सर, आराम से हो गया। यहाँ पे हमारा ये पूरा पार्ट, इसको हमने इस ब्रैकेट में बंद कर दिया ताकि आप कंफ्यूज ना हो। इधर पे भी ये अपना ब्रैकेट है मूलतः, ठीक है। उसके आजू बाजू में वो तो सब टाइम पास है, मान लो किसी काम का नहीं है, ऐसा कुछ है, ठीक है। चलिए ये हमने आपके लिए बिल्कुल स्पेसिफाई वे में कर दिया। आप अगर इसको चाहें तो ये 1/10 को ऐसे भी लिख सकते हैं, अपॉन 10, ठीक है। इसको आप लिख सकते हैं ऐसे, अपॉन 9, 1 माइनस 1/10 की पावर n अपॉन 9। अब तो एलसीएम लेंगे, अब तो हो जाएगा ना भैया, अब तो आपको क्लैरिफाई होना चाहिए मेरे हिसाब से। तो चलिए ये देखिए, बेस्ट वे टू एक्सप्लेन यू थिंग्स मे बी। गुड टू गो? यस सर, चलिए बहुत बढ़िया। चलो इसी के साथ हम करेंगे यहाँ पे स्क्रीन को क्लियर। तो हमारे ये तीनों पार्ट हो गए क्वेश्चन नंबर 16 के। थोड़ा समय लगता है इनमें, पर एक बार जिसको ट्रिक समझ में आ गई उसके लिए आसान हो जाता है। चलिए 17th क्वेश्चन कह रहा है ये 0.175 175 एंड सो ऑन है, इसको आपको फ्रैक्शन में चेंज करना है। देखो आपने अगर यहाँ पे याद हो आपको कक्षा 9वीं 10वीं में ये किया है कि इसको आप मान लेते हैं x = 0.175 बार, ऐसे कुछ मानते हैं ना अपन, है कि नहीं? क्या है ये 175, फिर रिपीट हो रहा है, फिर 175, तो ये एक सेट, फिर एक और सेट, फिर एक और सेट एंड सो ऑन, ऐसे ही मामला चलता रहेगा, ठीक है। अब एक बात समझिएगा, इसको हम क्या करेंगे सबसे पहले, तो अगर आप इसको देखें यहाँ पे तो x = what is this? So this is 0.1 plus 0.07 plus 0.005, राइट? ऐसे कुछ है जी सर। और इसको फिर आप आगे बढ़ाओगे तो फिर ये हो जाएगा 0 कितने, 1 2 3 4, 1 2 3 फिर 1, ऐसे लिख सकते हो एक तरीके से, ठीक है। एक तरीका इसका ये भी हो सकता है यहाँ पे लिखने का कि x वुड बी इक्वल टू 0.175 प्लस 0.000175। ये क्या हुआ? आप जो कहते हैं ना रिपीटेशन कर रहे हैं अपन, तो पहली 3 पे तो ये आ गई, अब उसके बाद रिपीटेशन होगा तो ये 3 प्लेस खाली रहेंगी ताकि वो अपनी जगह पे आ सके और फिर ऐसे ही कारवा आगे बढ़ सके। यहाँ पे भी आप लिख सकते हो 0. अब 1 2 3, ये पहली 3 के लिए, ये दूसरे 3 के लिए और ये तीसरे का सेट आ गया, ठीक है, एंड सो ऑन। अब ये देखो क्या करोगे आप इसको, तो सर इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि x वुड बी इक्वल टू, अगर मैं
यहाँ पे कॉमन ले लूँ 1, अगर मैं इसको क्या करूँ डेसिमल से फ्रैक्शन में चेंज करूँ तो ये कितना हो जाएगा, तो सर ये हो जाएगा 175/1000, ठीक है, या फिर आप इसको ऐसे लग सकते हो 10⁻3, चलिए, प्लस इधर हो जाएगा 175/10⁻6 हो जाएगा आपकी बार, 1 2 3 4 5 6, प्लस 175/10⁻9 हो जाएगा, एंड सो ऑन, ऐसे ही सिलसिला चलता रहेगा। x वुड बी इक्वल टू, यदि मैं 175 कॉमन ले लूँ तो फिर अंदर क्या आएगा 1/10³ प्लस 1/10⁻6 प्लस 1/10⁻9 एंड सो ऑन, और ये मेरे हिसाब से एक जीपी का रूप ले चुका है। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे क्लियरली दे फॉर्म अ जीपी, क्लियरली दे फॉर्म अ जीपी। इज दिस क्लियर? यहां तक कोई समस्या जरा सी भी नहीं। सर आप देखिए आगे क्या करेंगे, सर x एज इट इज, बिल्कुल ठीक कहा आपने, 175 एज इट इज, बिल्कुल ठीक कहा आपने, अंदर क्योंकि जीपी है और उसके n टर्म्स का सम आ रहा है तो हम SN का फॉर्मूला यूज करेंगे। SN का फॉर्मूला कहता है a, दैट इज यहाँ पे 1/10⁻3 इंटू r पावर n, तो r है अपना 1/10⁻3 होल, यहाँ पे पावर हो जाएगा n, यहाँ हो जाएगा -1, और इसको हमने डाल दिया एक ब्रैकेट के अंदर ताकि आप कंफ्यूज ना हो जाएं। तो ये हो गया आपका r, ये हो गया r की पावर n-1, बाहर आ गया a, और ये इसके नीचे आ गया कितना, सर एक मिनट, अगर आप देखें तो यहाँ पे r है <1, तो उल्टा फॉर्मूला यूज करना ज्यादा बेटर होगा, दैट इज 1 माइनस ब्रैकेट के अंदर 1/10⁻3 जो कि आपका r है, ठीक है, होल पावर n अपॉन, यहाँ पे नीचे क्या आएगा सर, यहाँ पे नीचे आएगा 1 माइनस 1/10⁻3। चलिए इसको आपने बंद किया और इधर पे आपने लगाए कर्ली ब्रैकेट्स जिसको हम बोलते हैं, ठीक है। अब अच्छे से लगाने आते हो तो भैया लगा लेना, मेरे से तो ऐसे ही लगते हैं यार, क्या करूँ मैं, तुम्हें क्या बताऊँ, ड्राइंग्स अपन बचपन में ही कमजोर है। चलो कंटिन्यूइंग द गुड वर्क, लेट्स फटाफट फिनिश द क्वेश्चन। हमारा कौन सा भैया 17th क्वेश्चन है, अभी तो बहुत सारे करने अपन को। चलो अब यहाँ देखो क्या क्या बच रहा है, क्या क्या हो रहा है, वो सब चीजें हम जरा यहाँ पे सॉल्व करके अपना आंसर बता दे ताकि आगे बढ़ सके नेक्स्ट सवाल पे। तो x इक्वल टू बाहर का 175 एज इट इज, अब जरा अंदर के मामलों की हम जांच कर लें अच्छे से। तो हमारे पास जो न्यूमरेटर है उसको लिखा मैंने, यहाँ पे आप देखोगे 1 माइनस कितना, सर ये हो जाएगा 1 पावर n, तो ऐसे ही हो जाता है, और यहाँ पे हो जाएगा 10⁻3n, राइट, ऐसे ही कुछ होगा, है ना सर। लेकिन एक मिनट, ये तो इनफाइनाइट जीपी है ना, हाँ यार, क्योंकि ये तो खत्म ही नहीं होगा कभी, ये तो पैटर्न चलते रहेगा। और इनफाइनाइट जीपी में हमारे पास एक सिंपल वाला फॉर्मूला जो कि हमारा काम काफी आसान कर देता है, तो उसका यूज क्यों ना करें यार, बात तो तुम्हारी बहुत सही है। तो यहाँ पे हम SN का बेसिक फॉर्मूला ना यूज करके इनफाइनाइट जीपी वाला फॉर्मूला यूज करेंगे ताकि हमारा काम जल्दी हो जाए। तो मैं जो मेहनत कर रहा था वो अब थोड़ी बच जाएगी, ठीक है, क्योंकि मेरे को एकदम से क्लिक ही नहीं हुआ कि तो इनफाइनाइट जीपी में क्या होता है 1 अपॉन या a अपॉन 1 माइनस r। अच्छा ये इनफाइनाइट क्यों है, ये भी बहुत लोगों को क्लियर होना चाहिए। ये इनफाइनाइट इसलिए है क्योंकि ये नेवर एंडिंग नंबर्स हैं, तो ये कभी खत्म नहीं होते। ये इरेशनल में जो अपन पढ़ते हैं ना, रैशनल में, सॉरी क्या होता है रैशनल में, क्या कहते हैं उन्हें अपन सर, रिपीटिंग वाले, वो कैटेगरी में आते हैं। तो यहाँ पे देखो, इसीलिए इनफाइनाइट जीपी का फॉर्मूला लगा के हम जल्दी से इस काम को कर देंगे। तो 175, अब जरा देखो न्यूमरेटर में क्या है सर, न्यूमरेटर में है 1/10⁻3, डिनोमिनेटर में आपको लेना है पहले एलसीएम, तो आप यहाँ पे लिखो डिवाइडेड बाय, मैंने यहाँ पे ऐसा साइन लगा दिया है, 10⁻3 माइनस 1 अपॉन 10⁻3, ठीक है, इतना क्लियर है। अब गणित का नियम कहता है कि जब आप दो फ्रैक्शंस को डिवाइड कर रहे हैं तो ऊपर वाला फ्रैक्शन एज इट इज, बट नीचे वाला फ्रैक्शन डज रेसिप्रोकल, तो हो जाएगा 10⁻3 मल्टीप्लाइड विथ, अब नीचे वाले फ्रैक्शन का रेसिप्रोकल 10⁻3 अपॉन 10⁻3000 माइनस 1, क्योंकि इसको तो मुझे सॉल्व करना ही पड़ेगा, ठीक है। 10⁻3 एक दूसरे को पहले से अच्छे से जानते हैं, भली भांति तो कैंसिल हो जाएंगे। कुल मिला के
ऊपर बच गया केवल एक 175 और नीचे सब कुछ मल्टीप्लाई हो हा के माइनस होके 1000 में से एक गया, तो 999 हमारा आंसर आना चाहिए। इज दिस क्लियर? तो क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर है 175 डिवाइड बाय 999। सवाल मुश्किल कहां तक था? सवाल मुश्किल था जीपी बनने तक। उसके बाद इनफाइनाइट जीपी होने का आपको एक बहुत अच्छा एडवांटेज यहां पे मिलता है, आपकी कैलकुलेशंस काफी हद तक लिमिटेड हो जाती हैं। मैं अप्रोच कर रहा था तो मेरा ये ध्यान नहीं गया था पहले कि इनफाइनाइट जीपी है, इसलिए मैंने a इंटू आर की पावर n-1 फॉर्मूला लगाना शुरू कर दिया था, पर तभी मेरे दिमाग की बत्ती जली। तुम्हें तो पता ही है स्लो ही जलती है। तो मेरा आंसर आ गया x की वैल्यू 175 डिवाइड बाय 999 एंड x इज रिप्रेजेंटिंग द ओरिजिनल वैल्यू, तो वो हमारा आंसर हो गया। ठीक है, गुड टू गो। एनी प्रॉब्लम, एनी डाउट सो फार? बिल्कुल नहीं सर। चलिए सवाल नंबर 17 यहां पे समाप्त। सवाल नंबर 18 कह रहा है हमसे कि सम ऑफ एन इनफाइनाइट जीपी इज 16। इनफाइनाइट जीपी है जिसका आपको क्या दिया है? सम दिया है 16 एंड द सम ऑफ देयर स्क्वायर्स ऑफ द टर्म इज 153/315 3/5। ठीक है, फाइंड द कॉमन रेशियो एंड द फोर्थ टर्म ऑफ द प्रोग्रेशन। चलिए सबसे पहले यहां पे क्या दिया? यहां पे दिया हेयर ए इंफिनिटी। ये कब? जब आपने नॉर्मली किया। ठीक है, तो ए इंफिनिटी इज इक्वल टू 16। ठीक है, जिसका एक मतलब निकलता है फॉर्मूला के हिसाब से कि a अपॉन 1 माइनस आर इज इक्वल टू 16। अब ये कह रहे हैं उनका स्क्वायर कर दो, टर्म्स का स्क्वायर कर दो और सम करो। ठीक है, देखो अब आपकी जो टर्म्स का स्क्वायर करोगे तो आपकी न्यू जीपी क्या बन जाएगी? सर मेरी न्यू जीपी बन जाएगी a की जगह आ जाएगा a स्क्वायर प्लस ए आर का स्क्वायर प्लस आपका जो ए आर स्क्वायर था उसका भी स्क्वायर एंड सो ऑन। ठीक है, ये क्या है? ये हमें पहले से पता है कि इट इज एन इनफाइनाइट जीपी। ठीक है, इट इज एन इनफाइनाइट जीपी। ये एक इनफाइनाइट जीपी है जिसका आपका जो क्या है पहला टर्म है। अगर आप ऐसे स्पेसिफिक लिखना चाहें तो देखो लिख सकते हो आप, कंफ्यूज ना हो इसलिए कि फर्स्ट टर्म है ए स्क्वायर। ठीक है, एंड देन आप बोलोगे कॉमन रेशियो सी आर, जिसको बहुत बार लिखते हैं, वो जाएगा आर स्क्वायर। इन दैट केस व्हाट वुड हैपन इज, अगर आप यहाँ पे इनफाइनाइट टर्म्स का सम लगाओगे तो यहाँ पे आपका आएगा एस इन्फिनिटी, ना कि ए इन्फिनिटी। पहली बात तो ये भी एस होगा भाई, ए नहीं होगा। ठीक है, इसको भी फटाफट चेंज करो फिर हम आगे कंटिन्यू करते हैं। तो हम कहना क्या चाह रहे हैं यहाँ पे? हम कहना चाह रहे हैं गुरुजी कि ये भी एस इन्फिनिटी है, वो भी एस इन्फिनिटी, लेकिन ये स्क्वायर्स वाला है, ये सादा वाला है। अब इसको अगर मैं सॉल्व करूं तो बता मुझे यहाँ पे क्या मिलना चाहिए? तो सर हमें यहाँ पे मिलना चाहिए फॉर्मूला के हिसाब से ए स्क्वायर दैट इज फर्स्ट टर्म, ठीक है, डिवाइड बाय 1 माइनस कॉमन रेशियो। यही तो फॉर्मूला है ना, है कि नहीं? इसके अलावा कुछ और फॉर्मूला तो है नहीं। आप चाहे तो कहीं लिख सकते हैं यहाँ पे ब्रैकेट में कि एस इन्फिनिटी इज ऑलवेज इक्वल टू ए अपॉन 1 माइनस आर। लेकिन सर आपने स्क्वायर को किया, क्योंकि मेरे भाई यहाँ पे फर्स्ट टर्म थी ही ए स्क्वायर, क्योंकि सवाल में क्या लिखा है कि आपने उसी जीपी के स्क्वायर्स को कर दिया, मतलब उसी जीपी के टर्म्स का स्क्वायर कर दिया। तो जब टर्म्स का स्क्वायर कर दोगे तो हर एक चीज का स्क्वायर हो जाएगा, फर्स्ट टर्म भी ए स्क्वायर, कॉमन रेशियो भी आर स्क्वायर। अब अगर हम इनको कंपेयर करें, ठीक है, तो यहां देखो ये क्या कह रहा है कि इसकी वैल्यू आपको मिल रही थी कितनी? इसकी वैल्यू आपको मिल रही है 153 इंटू 5 प्लस 3 कर लो तो आपको मिक्स में उसमें वो हो जाएगा, क्या हो जाएगा भैया? मिक्स से इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज हो जाएगा। तो 153 इंटू 5 प्लस 3 होना चाहिए, राइट? 5 3 से 15, एक कैरी, 5 5 25 प्लस 1 26, 6 यहाँ 2 ऊपर, 5 1 जा 5 6 7 765 प्लस 3 होल डिवाइड बाय 5, ऐसा कुछ होना चाहिए। एक बार चेक कर लो। 150 इंटू 3 करेंगे तो 150 इंटू 5 करेंगे 750 आएगा, प्लस 15 करेंगे, हाँ तो जाएगा 768/5। तो आपने यहाँ पे क्या लिखा? 768/5 इज इक्वल टू ए स्क्वायर अपॉन 1 माइनस आर स्क्वायर। अब इसको हमें सॉल्व तो करना ही है भैया, बिना सॉल्व करे तो हम बता नहीं सकते कि हमारा आंसर क्या आएगा। तो किसी एक को कहीं ना कहीं रिप्लेस करके कुछ ना कुछ मेहनत करनी पड़ेगी अपन को, और वहीं से फिर हमारा फाइनल आंसर आएगा। चलिए, तो अगर मैं यहाँ पे देखूं
इस वाले पार्ट को, तो a वुड बी इक्वल टू 16 इंटू 1 माइनस आर। इतना क्लियर है जी सर। यहां पे अगर मैं इसका स्क्वायर कर दूं तो आप बोलोगे a स्क्वायर इज इक्वल्स टू 256 यानी 16 का स्क्वायर इंटू 1 माइनस आर का होल स्क्वायर। इज दिस क्लियर? क्या इसमें कोई दिक्कत? a का स्क्वायर a स्क्वायर, 16 का स्क्वायर 256, 1 माइनस आर का स्क्वायर 1 माइनस आर का होल स्क्वायर। इसको आपने लिखा 1, ठीक है, इसको आपने लिखा 2। अब आपका कार्य क्या हो जाएगा सर? मेरा कार्य अब ये हो जाएगा कि मैं करूंगा सब्स्टिट्यूशन। तो मैं यहां पे लिख रहा हूं सब्स्टिट्यूट वैल्यू ऑफ ए स्क्वायर फ्रॉम इक्वेशन 1 टू इक्वेशन 2। ठीक है, ये हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे, ए स्क्वायर की जो वैल्यू हमें मिली है उसको हम उठा के वहां सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं। इसका रिजल्ट क्या मिलेगा मुझे ध्यान से देखना। तो मैं यहाँ पे लिखना स्टार्ट कर रहा हूँ ताकि अपने पास जगह बची रहे। तो भैया इसका रिजल्ट अपन को ये मिलेगा कि 768 अपॉन 5 शुड बी इक्वल टू हाउ मच सर? ए स्क्वायर की जगह आ गया 256 इंटू 1 माइनस आर का होल स्क्वायर अपॉन 1 माइनस आर स्क्वायर। ठीक है, अब ये मुझे थोड़ा सा सॉल्व करना पड़ेगा। कैसे? देखो, सबसे पहले मैं ये 1 माइनस आर स्क्वायर को 1 स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर लिख रहा हूँ जिससे शायद मुझे कुछ फैक्टर्स मिल जाए। ठीक है, 768 एज इट इज, 5 को मैंने 256 के पास भेज दिया ताकि डिनोमिनेटर्स थोड़े कम हो जाएं हर जगह से। ठीक है, 1 माइनस आर का होल स्क्वायर फिलहाल तो एज इट इज है। नीचे जो 1 माइनस आर स्क्वायर मुझे दिख रहा है, 1 स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, उसको लिखा मैंने 1 माइनस आर इंटू 1 प्लस आर। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे और सोचोगे तो 1 माइनस आर एक पूरा का पूरा इस 1 माइनस आर से कैंसल। अब मेरे पास आगे करने के लिए क्या कार्य है? तो सर 768 इंटू 1 प्लस आर आप यहां कर लीजिए। बिल्कुल ठीक कहा भैया आपने। इधर इनको मल्टीप्लाई कर दीजिए, शायद अपना कुछ काम आसान हो जाए। तो जब हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे 5 को 256 से, तो देखो 6 5 30, 0 यहाँ 3 ऊपर कैंसिल हो रहे हैं क्या 256 के टेबल में 768 आता है? एक बार चेक करो। तो इफ आई एम नॉट रॉन्ग 3 से करके देखो एक बार। 6 3 18, 8 यहाँ एक ऊपर, 5 2 15, 116। ठीक है, 6 2 6 1 7। जी हाँ, बिल्कुल आ रहा है। वही मैं सोचूं, क्योंकि देखो सीबीएसई ने, आप ये कह सकते हो या फिर हमारे जो बुक्स बनाने वाले लोग हैं वो आपका ये चेक करना चाहते हैं कि आपको कॉन्सेप्ट आता है कि नहीं। ये थोड़ी कि आपको मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन आता है कि नहीं, वो तो उनको पता है, बच्चों को आता ही होगा। तो चलिए, जो मुझे दिखा 256 3 था, तो मैंने यहीं पे उसको कैंसिल कर दिया। अब मेरी इक्वेशन आगे देखो ध्यान से आपकी, 3 इंटू ये 1 प्लस आर इस तरफ आ जाएगा इज इक्वल टू 5 इंटू 1 माइनस आर। अब मेरा काम यहाँ पे हो जाता है इस इक्वेशन को सॉल्व करके आर की वैल्यू पता लगाना, बस उतना सा काम है। तो ये हो जाएगा 3 प्लस 3r और ये हो जाएगा भैया 5 माइनस 5r। एक जैसे दिखने वाले टर्म्स को एक तरफ ले जाओ तो 5r इस तरफ प्लस 3r इस तरफ, इधर आ जाएगा 5 माइनस 3, 5 और 3 होता है 8, तो आपने लिखा 8r इक्वल टू यहाँ पे आ जाएगा 2r की वैल्यू आएगी 2/8, कैंसिल होने पे जो हो जाएगा 1/4। ठीक है, क्लियर है? 2 4 8, ये तो आपको पता ही है। अब अपने पास r आ गया तो अपना मुख्य कार्य क्या बचता है? देखो, सबसे पहले तो फोर्थ टर्म निकालने का काम रह जाता है जो कि अपन इस फॉर्मूले की मदद से निकालेंगे। तो अपन बाकी चीज़ों को हटा देते हैं भैया, क्योंकि इस फॉर्मूले की ज़रूरत है। यहीं से हमें a मिलेगा, तभी तो हम फोर्थ टर्म बता पाएंगे। तो चलिए फटाफट इस कार्य को समाप्त करते हैं और फिर हम कंटिन्यू करते हैं अगले सवाल के, क्योंकि भैया टाइम आपको पता ही है, टाइम इज़ वेरी प्रीशियस। चलिए, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे कंटिन्यू करने के लिए? तो हम लिखेंगे कि वी नो दैट, हमें पता है कि ये क्या हो रहा है, ये हम कंटिन्यू कर रहे हैं किसके बाद? इस वाले पार्ट के बाद, कि वी नो दैट a अपॉन 1 माइनस आर इक्वल टू 16। तो a अपॉन 1 माइनस 1/4 जो कि हमारे r की वैल्यू है इज इक्वल टू 16, a अपॉन 3/4 इज द वैल्यू इज इक्वल टू 16। सो a वुड बी 16 इंटू 3/4, राइट? जी सर, विच वुड बी, अगर आप कैंसिल करोगे तो a की वैल्यू आपको मिलनी चाहिए 12। कैसे? 4 1 जा 4 4 जा 16, 4 3 जा 12। आपको a मिल गया।
आर मिल गया। निकालना क्या है, A4 निकालना है, दैट इज फोर्थ टर्म। देखो लिखा है फोर्थ टर्म हो जाएगी A इंटू आर की पावर n-1। तो ये आप लिखोगे n-1 की जगह क्या लिखोगे, 3 लिखोगे ना, अब तो बड़े बच्चे हो गए हो। तो A4 वुड बी A यानी 12 इंटू कितना है अपना R है 1/4 की पावर कितनी सर 1/4 की, अरे सर फॉर्मूला सही लगाओ, तो फॉर्मूला होगा A इंटू आर की पावर n-1 ना, राइट। तो ये हो जाएगा 3-1, तो ये हो जाएगा 3। तो आपके पास आना चाहिए 12 इंटू 1/4 इंटू 1/4 इंटू 1/4। चलिए बस r की पावर 3 बोली थी ना, तो हमने r को 3 बार लिख दिया। 4 1 जा 4 3 जा 12। तो आपके पास A4 आना चाहिए लगभग 3/16। क्या आपका आंसर भी यही आया? बिल्कुल सर, 3/16 हमारा आंसर सही है क्वेश्चन नंबर 18 का। वेरी गुड। फोर्थ टर्म 3/16, r की वैल्यू 1/4। सबको शुभकामनाएं, स्क्रीन क्लियर हो जाएं। सवाल नंबर 19 पे आ जाएं। अ स्नेल स्टार्ट्स मूविंग टुवर्ड्स अ पॉइंट 3 सेंटीमीटर अवे at a pace of 1 centimeter per hour. As it gets tired, it covers only half the distance compared to previous hour. ठीक है, तो देखो 1 घंटे के बाद कितना डिस्टेंस कवर करेगा सर 1 सेंटीमीटर, क्योंकि लिखा है 1 सेंटीमीटर पर आवर की पेस पे चल रहा है। अब ये क्या कह रहा है आगे देखो, इसके बाद क्या करेंगे वो कि इट कवर्स ओनली हाफ द डिस्टेंस एज कंपेयर टू प्रीवियस आवर। तो 2 घंटे बाद या अगले घंटे में वो कितना कवर करेंगे, हाफ। फिर अगले घंटे में कितना कवर करेंगे, 1/4 एंड देन सो ऑन, दिस विल कीप कंटिन्यूइंग। ठीक है, तो यहां पे आप लिखेंगे देखो डिस्टेंस, ठीक है, यहां पे हम लिख रहे हैं डिस्टेंस, हम नीचे लिख दे रहे हैं, ये है अपना डिस्टेंस वाला मामला, ठीक है, और ऊपर हम लिख रहे हैं टाइम। ठीक है, तो पहले घंटे में या 1 घंटे में 1, फिर अगले 1 घंटे में आधा, फिर उसके 1 घंटे में 1/4, फिर अगले 1 घंटे में, ऐसे ही मामला चलता रहेगा। ठीक है ना। चलो अभी क्या कह रहे हैं, इन हाउ मच टाइम विल द स्नेल रीच हिज टारगेट। ये जो स्नेल है वो अपने टारगेट पे कब पहुंच पाएगा। तो यहां पे आप लिखोगे कि सबसे पहली बात तो क्लियरली डिस्टेंस कवर्ड बाय स्नेल फ्रॉम अ जीपी। ठीक है, इस जीपी में क्या होगा, तो इस जीपी में सर a की वैल्यू है 1, ठीक है, r की वैल्यू है 1/2। अगर आप देखें तो n आपको पता करना है कि भैया कितना हो जाएगा, ठीक है, और आपको सम कितना दिया है, इन टोटल कितना बोला है कि 3 सेंटीमीटर अवे जाना है उसको। तो मे भी हम कह सकते हैं कि Sn = 3। ऐसा होगा क्या सर? अभी तो हम पहले इसमें पता लगा लें कि S क्या होगा, मतलब बेसिकली सम आएगा क्या। तो हम यहां पे क्या करेंगे, हम बोलेंगे यूजिंग Sn = कितना सर, Sn = A इंटू आर पावर, लेकिन ये क्या है भैया 1/2 यानी 0, 1 से छोटा है, 1 से छोटा है मतलब a इंटू 1 - r की पावर n अपॉन 1 - r होना चाहिए। क्या इतना ठीक है? जी सर। अब एक बात यहां पे सोचना, अगर मान लो, मैं मान लूं कि ये स्नेल चलते ही जा रहा है, मतलब रुक ही नहीं रहा है, ठीक है, तो देखो मैं क्या बोल रहा हूं यहां पे, हम यहां पे क्या बोल रहे हैं कि अज्यूमिंग that distance covered by snail forms an infinite GP। ठीक है, देखो ये तो मुझे पता है कि वो जीपी बना रहा है, पर अब मैं क्या कह रहा हूं कि मान लो कि जो स्नेल का डिस्टेंस कवर करने का पैटर्न है, हम ये अज्यूम कर रहे हैं कि वो एक इनफाइनाइट जीपी है, वो रुक ही नहीं रहा है। फॉर एग्जांपल, क्योंकि मैं आपको समझाना चाह रहा हूं यहां पे, ठीक है, ध्यान से देखना अगले 2 मिनट के लिए। उस केस में यहां पे हम क्या करेंगे, यहां पे हम यूजिंग S infinity = A अपॉन 1 - r वी गेट, क्या मिलेगा हमें, देखना मैं ये क्यों करवा रहा हूं आपसे कि S infinity
इज इक्वल टू ए यानी 1 और ये हो गया 1 माइनस 1/2. दिस इज व्हाट 1 अपॉन 1/2. दिस इज नथिंग बट 1 इंटू 2/1 दैट इज इक्वल टू 2. यानी कुल मिला के देखो यहाँ पे कहने का क्या मेरा तात्पर्य है कि स्नेल थ्रू आउट इट्स लाइफ, जितनी भी उसकी लाइफ है, ठीक है, क्योंकि मैंने उसको इनफाइनाइट बना दिया, थ्रू आउट इट्स लाइफ कैन कवर कितना, कैन कवर अ डिस्टेंस ऑफ 2 सेंटीमीटर ओनली. ये कहां से आया सर, ये तो आपने बम फोड़ दिया. अरे मेरे भाई बम नहीं फोड़ रहा हूं, ध्यान से देखो मैं कह रहा हूं आपसे. देखो पहले तो हमने उसके पैटर्न को ऑब्जर्व किया, ठीक है, हमने बताया कि उसका जो पैटर्न है वो एक जीपी फॉर्म कर रहा है. अब हमने बोल दिया कि चलो, मतलब मेरा कहने का तात्पर्य था कि चलो एक बार के लिए पता लगा लेते हैं कुल मिला के स्नेल चलेगा तो चलेगा कितना भैया. तो उसके लिए हमने क्या बोल दिया कि एक इनफाइनाइट जीपी है, मतलब ये नेवर एंडिंग जीपी है, ये स्नेल चलता ही रहेगा. अब क्योंकि मैंने इसके डिस्टेंस कवर करने के पैटर्न को इनफाइनाइट जीपी मान लिया, मैं इनफाइनाइट जीपी के सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स का फॉर्मूला यूज कर सकता हूं. वो जब मैंने यूज किया तो मुझे क्या दिख रहा है कि भैया एस इंफिनिटी यानी सम ऑफ ऑल द डिस्टेंस दैट द स्नेल इज गोइंग टू ट्रेवल वुड रीच 2 सेंटीमीटर. मतलब स्नेक अपने जीवन काल में, अपने जीवन चक्र में हद से हद 2 ही सेंटीमीटर का डिस्टेंस कवर कर पाएगा. जिस तरीके से वो थक रहा है, बेसिकली बात उसकी हो रही है यहाँ पे, और करना कितना है उसको, करना तो उसको 3 सेंटीमीटर है. तो अब कितने टाइम पे पहुंच पाएगा भैया, तो हमारा आंसर यहाँ पे आना चाहिए कुल मिला के जोड़ घटा के कि वो कभी नहीं रीच कर पाएगा, नेवर. और रीजन क्या होगा, रीजन लिखेंगे इसके बाद आप कंटिन्यू में लिख सकते हो बढ़िया से अंग्रेजी में कि हाउ एवर द डिस्टेंस दैट द स्नेल इज एक्सपेक्टेड टू कवर, और जो भी आपने यहां पे लिखा हो, जो भी इन्होंने कहा है कि जो भी उसको करने को कहा गया हो, इस 3 सेंटीमीटर it will never be able to reach his target. रीजन बीइंग करना उसको 3 सेंटीमीटर है, उसके पास जो ताकत है, उसकी जो बॉडी का मैकेनिज्म है, वो उसको 2 सेंटीमीटर से आगे जाने नहीं देगा. तो वो कभी भी कितने भी समय में अपना डिस्टेंस ट्रैवल नहीं कर पाएगा. इज दिस क्लियर? जी सर. मैंने अज्यूम क्यों किया, क्योंकि मुझे पता लगाना था कि देखे तो स्नेल चल कितना पाता है बेचारा. एक तो होता इतना छोटा जानवर है, ऊपर से चलता भी स्लो है, इसीलिए, ठीक है. और उसकी ये जो बॉडी रिएक्ट कर रही है, दैट इज हर 1 घंटे बाद थोड़ा सा आधा डिस्टेंस कवर कर पा रही है, शक्ति कम हो जा रही है, तो उसको भी तो हमें ध्यान रखना था. चलिए क्वेश्चन नंबर 20 बोल रहा है हमसे, द इन्वेस्टर ऑफ अ द इन्वेंटर, माफ कीजिएगा, कॉमर्स वाले हो तो अपन इन्वेस्टर ही सुनते हर बार, है कि नहीं. द इन्वेस्टर ऑफ अ चेस बोर्ड वॉज अ वेरी क्लेवर मैन. अच्छा, अपने मियां मिट्ठू बनना. He asked the king a reward of 1 grain of wheat for the first square. ठीक है, तो आपने रिवॉर्ड क्या मांगा, रिवॉर्ड मांगा 1 ग्रेन फॉर फर्स्ट स्क्वायर, यहां पे लिखा है देखो, फिर 2 ग्रेन्स फॉर सेकेंड, 4 ग्रेन्स फॉर थर्ड, देन आपने डबल करते गए वो. ठीक है, तो बेसिकली अगर मैं इसको लिखूं तो यहां पे आप क्या बोलोगे, यहां पे आप बोलोगे कि रिवॉर्ड फॉर फर्स्ट या स्क्वायर 1 ऐसा लिख दो, इज इक्वल टू 1. ठीक है, 1 ग्रेन, तो 1 ग्रेन हम ऐसे लिख दे रहे हैं, जिसको मैं आगे कंटिन्यू नहीं कहीं करूंगा, कुछ शॉर्ट में लिख दूंगा भाई, क्यों मेहनत करें, समझ में आना चाहिए ना. रिवॉर्ड फॉर स्क्वायर 2 कितना बोल रहा है, तो स्क्वायर 2 के लिए उन्होंने बोला कि स्क्वायर 2 के लिए उन्हें 2 ग्रेन्स मिले, तो 2G लिख देते अपन. ठीक है, ऐसे ही रिवॉर्ड फॉर थर्ड ग्रेन की थर्ड स्क्वायर कितना होगा, तो उन्होंने लिखा है देखो यहाँ पे कि 4 मिला. रिवॉर्ड फॉर स्क्वायर 3 इज 4 ग्रेन्स, ग्राम नहीं है वो, ग्रेन्स है भैया. ठीक है, एंड सो ऑन, डबलिंग द अमाउंट. ठीक है, तो यहाँ पे आप क्या बोलोगे, ये डबल होते जा रहा है, मतलब अगर कोई और भी लिखे अगला वाला जो कि सवाल में दिया भी नहीं है, तो भी हम निकाल सकते हैं कि रिवॉर्ड फॉर स्क्वायर 4 हैज टू बी डबल, दैट इज 4 का डबल हो गया 8 ग्रेन्स. ठीक है, अब आपको पता नहीं हाउ मेनी ग्रेन्स वुड हैव टू बी गिवन, कितनी देनी पड़ेंगी. तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे हम बोलेंगे भैया पहले तो लगाओ 3-4 डॉट, जो ये सिग्निफाई करे कि कुछ पैटर्न बन रहा है. ठीक है, और इस पैटर्न को हम क्या कहेंगे, इस पैटर्न को हम कहेंगे भैया क्लियरली द पैटर्न ऑफ रिवॉर्ड्स, द पैटर्न ऑफ रिवॉर्ड
रिवॉर्ड्स फॉर्म अ जीपी, है ना, फॉर्म अ जीपी, ये तो क्लियर है। अब देखो यहाँ पे आ जाता है अपना मेन सॉल्विंग वाला पार्ट। अब अपन क्या कहेंगे, अपन बोलेंगे गुरुजी क्योंकि ये एक जीपी बन रहे हैं तो टोटल रिवॉर्ड या हाउ मेनी ग्रेन्स, तो आप लिखोगे टोटल रिवॉर्ड इज इक्वल्स टू 1 + 2 + 4 + 8 एंड यहाँ पे आप लिख दोगे सो ऑन। ठीक है, अब आगे करोगे, आगे आप लिखोगे यहाँ पे हेयर ए की वैल्यू है 1, आर की वैल्यू है 2, 1 × 2 = 2, 2 × 2 = 4, एन यहाँ पे आपको पता नहीं भैया कितनी ग्रेन्स हैं, ये तो आपको पता करना पड़ेगा। अब वो कैसे पता लगाओगे भैया, तो सर चेस बोर्ड में कितने स्क्वायर होते हैं वो अगर किसी को याद होगा तो हम पता लगा पाएंगे, अन्यथा तो मुश्किल है। कितने होते हैं चेस बोर्ड में भैया बॉक्सेस, गिनना जरा सर। 8x8 का होता है ना, जहाँ तक मैं गलत नहीं हूँ तो, हाँ 8x8 मतलब कितने हो गए सर 64, तो आप लिखोगे n = 64। आपको कैसे पता, क्योंकि पूरे चेस बोर्ड में 64 वो होते हैं। ठीक है, चलिए अब आप यहां पे क्या करोगे, यूजिंग Sn = कितना, Sn = AR⁴n-1 अपॉन R-1, वी गेट कितना, वी गेट S64 = A की जगह लिखा मैंने 1, R की जगह लिखा मैंने 2, पावर में लिखा 64 - 1 अपॉन 2 - 1, यही होना चाहिए। जी सर, क्या आपको भी लग रहा है कि यही आंसर होना चाहिए? हाँ जी सर, तो आप लिखोगे S64 = फाइनली कितने, सर नीचे तो 1 आ गया, ऊपर 1 से मल्टीप्लाई हो गया, तो 2 की पावर 64 - 1। अब 2 की पावर 64 जिसने चेस इन्वेंट किया उसी को बोले निकालने को, भैया हमारे बस की तो नहीं है, मतलब बहुत बड़ा कैलकुलेशन हो जाएगा। हाँ कैलकुलेटर आपको बता देगा तो लिख दीजिएगा, अन्यथा तो इतना छोड़ेंगे तो भी कोई टीचर नंबर नहीं काटेगा। इंपॉर्टेंट चीज़ याद करने की क्या थी, जो थोड़ी कॉमन एक नॉलेज है, जनरल नॉलेज है, लेकिन हम ध्यान नहीं रखते, वो ये कि चेस बोर्ड में कितने बॉक्स होते हैं। मेरे को भी ऐसे तो याद नहीं था, मेरे को ये याद है कि भैया 8x8 का उसका डिजाइन होता है कि 8 बॉक्सेस इधर 8 से इधर, तो 8 × 8 = 64। ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं, बिल्कुल नहीं सर। क्वेश्चन नंबर 20 हमारा समाप्त। 21st क्वेश्चन की ओर रुक करते भैया। ऑन फर्स्ट डे अ म्यूजिक वीडियो ऑफ अरिजीत सिंह ओहो पोस्टेड ऑनलाइन गॉट 120 व्यूज इन डेली। द नंबर ऑफ व्यूअरशिप गेट्स इंक्रीज बाय 5% पर डे। हर दिन 5% से इंक्रीज हो रहा है। हाउ मेनी डेज, हाउ मेनी व्यूज डिड द वीडियो गेट ओवर द कोर्स ऑफ फर्स्ट 29 डेज। एक्सप्रेस योर, देखो उन्होंने बोल ही दिया कि भैया ज्यादा मेहनत नहीं करनी है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में दे दोगे तो भी चलेगा। चलिए यहाँ पे आप क्या लिखोगे, सबसे पहले आप बात करोगे जो कैलकुलेशन, ये जो कहानी इन्होंने गढ़ी है इसको हम देखें, तो आप कह रहे हो सबसे पहले दिन कितने व्यूज मिले भैया, तो पहले दिन मिले आपको 120 व्यूज। ठीक है, दूसरे दिन क्या हो जाएगा, व्यूज आपके 5% से बढ़ जाएंगे, तो आप लिखोगे 120 प्लस 5% ऑफ 120, है ना। तो आप 5% को कैसे एक्सप्रेस करते हो, तो सर ये हो जाएगा 500, ठीक है, इंटू 120। ठीक है, राइट। इसको अगर मैं थोड़ा सा सॉल्व करूं ताकि मैं पैटर्न को कुछ बना रख सकूं, तो मैं 120 अगर कॉमन ले लूंगा, देखो मुझे अंदर क्या मिलेगा, सर अंदर मिलेगा 1 + 5/100। ठीक है ना। तो अब यहाँ पे आप समझो एक चीज कि अगर मैं यहाँ पे 120 को बाहर ही रहने दूं, अंदर मुझे मिलेगा 100 + 5 अपॉन होल डिवाइड बाय 100 विच वुड बी कितना। सर इसको हम फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 120, अंदर यहाँ पे आएगा 105 अपॉन 100 which can also be written as in the next step and the most crucial step that A2 is equals to 120 into 1.05। मेरे कहने का देखो मतलब क्या है कि अगर मुझे किसी चीज को 5% से इंक्रीज करना है तो मैं उस चीज में 1.05 का गुणा कर दूंगा तो भी मेरी चीज 5% से बढ़ जाएगी। ठीक है, इसका मतलब है मैं A2 लिखते समय ये पूरी मेहनत ना करके सिर्फ यहां पे कितना लिख सकता हूं कि सर क्योंकि आपको पुराने वाले को 5% से बढ़ाना है तो आप कैसे लिख सकते हैं, आप लिख सकते हैं सबसे पहले तो कि चलिए पहले दिन का तो 120, दूसरे दिन का पहले दिन से 5% ज़्यादा है तो आप उसमें 1.05 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है, तीसरे दिन
जो दूसरे दिन मिला था उसका 5% इंक्रीज होना है। तो ये तो ओरिजिनल है दूसरे दिन का, इसका 5% इंक्रीज करना मतलब इसमें 1.05 मल्टीप्लाई करना। चौथे दिन क्या होगा, जितना तीसरे दिन था, ठीक है, उसी में एक और बार 1.05 मल्टीप्लाई होगा, ठीक है, जिसका आप यूं भी कैलकुलेशन लिख सकते हैं कि एक ही चीज को बार बार लिखने से अच्छा है मल्टीप्लिकेशन में पावर का इस्तेमाल करो, ठीक है। जैसे आपके पास आपकी मेंटल एबिलिटी, आप उसका इस्तेमाल करोगे तो इसको लिखोगे पावर 3, इसको लिखोगे पावर 2, इसको लिखोगे पावर 1। ऐसे ही जब आप बात कर रहे हैं कितने दिन की, 29 डेज की, तो आप बोलोगे A29 वुड बी इक्वल टू 120 इंटू 1.05 टू द पावर 28। ये क्लियर है। अब यहां पे आप क्या बोलोगे, आप बोलोगे भैया क्लियरली दे फॉर्म अ जीपी, दे फॉर्म अ जीपी। अब इसमें क्या होगा, सिंस दे फॉर्म अ जीपी, आपको क्या बोलना है, टोटल व्यूज कितने मिलेंगे, ठीक है। तो आप यहां पे लिखोगे जीपी विथ, सारी चीजें मैं यहीं पहले लिख देता हूं, विथ ए इज इक्वल टू कितना है भैया हमारा ए, तो हमारा ए आया सर, अगर आप ध्यान से देखें 120, बिल्कुल ठीक कहा भैया। फिर सर हमारा आर आ रहा है 1.05 एंड देन लास्ट टर्म हमें पहले से पता है 120 इंटू 1.05 टू द पावर 28। क्लियर है ये, ठीक है। एन मतलब कितना है, एन आपको पता है 29, क्योंकि 29 दिन की बात चल रही है। बोला क्या है, टोटल व्यूज निकाल दो राजा बाबू। तो सर टोटल व्यूज जो होंगे हमारे वो निकलेंगे यूजिंग एस एन का फॉर्मूला, टोटल व्यूज इक्वल्स टू S29, 29 दिन का सबका सम। फॉर्मूला कौन सा यूज होगा, तो आप यहां पे सीधे सीधे लिख सकते हो कि S29 वुड बी इक्वल टू L, दैट इज आप यहां पे लिख सकते हो कौन सा फॉर्मूला, L के हिसाब से हो जाएगा सर, ये लिखेंगे हम अगर तो 120 इन टू, ये हो गया अपना L, 120 इंटू 1. एक मिनट जगह कम है, नीचे वाला लाइन में लिखते हैं, क्या है जबरदस्ती ठूसोगे तो समझ में आएगा ही नहीं, है ना। तो S29 इक्वल्स टू L दैट इज 120 इंटू 1.05 की पावर 28, ये आ गया आपका L। फॉर्मूला क्या होता है भैया S29 का यूजिंग लास्ट टर्म, तो L इंटू आर, ठीक है, माइनस ए अपॉन व्हाट, अपॉन सर R-1, राइट जी सर। अब भैया थोड़ी बहुत कैलकुलेशन तो आपको करनी पड़ेगी, तो R है आपका 1, R-1 मतलब 1.05 -1, इतनी कैलकुलेशंस तो करनी पड़ेंगी, इससे कम में तो बात नहीं बनने वाली। अगर आप वो वाला फॉर्मूला भी यूज करोगे, कौन सा वाला, A इंटू आर की पावर n-1 अपॉन R-1, तो भी बात बराबर ही पड़ेगी, ठीक है। यहाँ पे चाहो तो ब्रैकेट में लिख सकते हो कि Sn इज इक्वल टू LR माइनस ए अपॉन R-1, ठीक है। चलिए सॉल्व करते हैं इसको, अपन देखते हैं S29 कितना सिंप्लीफाई हो सकता है, कितना आ रहा है। तो S29 यहाँ पे आपको मिलेगा इज इक्वल्स टू 120, ठीक है, क्योंकि बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएगी, तो यहाँ पे आप लिख दोगे 1.05 की पावर 29 और माइनस ऑफ 120 एंड नीचे आप लिखोगे माइनस करने पे 0.05। क्लियर है ये जी सर। चलिए तो S29 हम फर्दर अगर सॉल्व करें, क्योंकि हमें जितना हो सके उतना सिंप्लीफाई करना ही है, तो मैं एक तो 120 कॉमन ले लूंगा, ठीक है। ब्रैकेट के अंदर मेरे पास आ जाएगा कितना सर, वो आ जाएगा 1.05 की पावर 29 -1, एक तो ये आ गया अपने पास मामला ब्रैकेट के अंदर, एंड होल डिवाइडेड बाय हाउ मच सर, 0.05 को 5/100 भी तो लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं सर। अब बस इस 5/100 को आप जब डिवाइड कर रहे हैं, फ्रैक्शन को फ्रैक्शन से डिवाइड, तो नीचे वाले फ्रैक्शन का हम क्या कर देते हैं, उसका हम कर देते हैं रेसिप्रोकल। तो इसको मैं यहीं पे लिख रहा हूं कि 5/100 को मैं करूंगा मल्टीप्लाई रेसिप्रोकल, तो बेसिकली हो जाएगा 100/5। कितना मिलेगा मुझे सर, ये 100/5 को लोग ऐसे भी बोलेंगे कि 5 1 जा और ये 20 जा, तो बेसिकली आपको 20 इंटू 120 करना है।
तो 20 इंटू 120 करेंगे तो हमें आंसर क्या मिलेगा सर? आंसर हमें मिलना चाहिए 2 2 12 2 24। एक जीरो इसके पास पहले से है, दूसरा मैं 20 का लगा दूंगा और ब्रैकेट के अंदर लिख दूंगा बची हुई वैल्यू, जिसको हम सॉल्व तो नहीं कर पाएंगे पर हाँ देख के खुश जरूर हो जाएंगे। तो 1.05 की पावर हो गई 29 -1, ये ब्रैकेट क्लोज। थोड़ा सा एक लाइन खींच दे ताकि आप कंफ्यूज ना हो जाएं। तो यहाँ से अपन ने मामला शुरू किया था और इधर पे जाके यूं कुछ खत्म हुआ है, ठीक है। मेन चीज़ क्या थी? 0.05 को मैंने कैसे पहले चेंज किया फ्रैक्शन में, तो 5/100 हुआ जो कि यहाँ नहीं लिखा है, उसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके 100/5 लिखा विच गिव्स यू 20, ठीक है। क्लियर है जी सर? कहीं कोई दिक्कत तो नहीं? नहीं सर, होगी तो बता देंगे, बहुत बढ़िया। चलो इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 21 समाप्त हो गया। हम करेंगे स्क्रीन को क्लियर। लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। भैया अपन काहे को वेस्ट करें टाइम, है ना। क्वेश्चन नंबर 22 अपन से बोल रहा है कि एक व्यक्ति है जो कि क्या कर रहा है, फेक न्यूज भेजता है व्हाट्सएप पे। छी 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 छी, कितने लोगों को? 4 लोगों को। टू हिज फ्रेंड्स ऑन मंडे, ईच ऑफ दीज फ्रेंड्स, ये भी इनके फ्रेंड्स भी महान, फॉरवर्ड द फेक न्यूज ऑन टू 4 ऑफ देयर फ्रेंड्स ऑन ट्यूसडे। ओके, ईच पर्सन हु रिसीव द फेक न्यूज, एक दिन लेता है इंसान थोड़ा सोचने में, लेकिन अगले दिन फॉरवर्ड कर ही देता है। फेक न्यूज को क्या करना चाहिए? पहली बात तो ये संदेशा यहाँ पे ये मिलता है कि किसी भी न्यूज को आप पढ़ें, जांचें, समझें, वेरीफाई करें, उसके बाद ही फॉरवर्ड करें, ठीक है। बिना पढ़े लिखे कर दोगे तो फिर आपकी ही क्या कहते हैं अपन ना, वो हो जाएगी, इंसल्ट सॉर्ट ऑफ हो जाएगी। चलिए, फाइंड हाउ मेनी पीपल हैव रिसीव्ड द फेक न्यूज ऑन व्हाट्सएप टिल देन, कब तक? आफ्टर अ वीक, मतलब लगभग कितने दिन? 7 दिन की बात हो रही है भैया। तो यहां समझना, मंडे को कितने लोगों ने न्यूज पढ़ी? अ पर्सन सेंड द फेक न्यूज ऑन व्हाट्सएप टू 4 फ्रेंड्स ऑन मंडे। तो मंडे को जिन 4 लोगों को भेजी गई होगी उनने तो पढ़ी ही होगी। जी सर, मंडे को 4। ट्यूसडे को क्या हो जाएगा सर? ट्यूसडे को ये 4 के हो जाएंगे 16। कैसे? इन 4 ने अगले 4 को भेजी। कब? ट्यूसडे को भेजी, हर एक ने 4 को भेजी, तो 4 × 4 = 16। वेडनेसडे को इन 16 लोगों ने आगे फॉरवर्ड कर दी हर एक 4 को, तो 64। ये कुछ पैटर्न बन रहा है। फॉर हाउ मेनी डेज? आफ्टर अ वीक, मतलब हम करेंगे कि भैया कंटिन्यूज फॉर 7 डेज, ठीक है, कंटिन्यूज फॉर 7 डेज, ठीक है। चलिए, अब आपको क्या पता लगाना है? आपको यहां पे सबसे पहले तो डिक्लेयर करना है कि भैया देखो, क्लियरली दे फॉर्म एन एपी, ठीक है, दे फॉर्म अ जीपी, माफ कीजिएगा। एक तो एपी का इतना वो चढ़ा हुआ है क्योंकि अपन ने एपी इतना पढ़ा है 10th में, 11th में ही पढ़ा है, तो वही रहता है बहुत बार। तो आप बोलोगे विथ जीपी तो है जिसमें ए की वैल्यू है 4, ठीक है, उसके बाद आपके आर की वैल्यू है 4 और आपके नंबर ऑफ डेज कितने हो जाएंगे? 7। अब आपको क्या पता लगाना है? टोटल कितने व्यूज होंगे या फिर कितने लोगों तक पहुंच गई होगी। तो यहाँ पे आप लिखोगे टोटल रिसिपिएंट, जिसको हम टीआर बोल रहे हैं शॉर्ट में, ठीक है। तो आप लिखोगे यहाँ पे टीआर यानी टोटल रिसिपिएंट्स इज इक्वल्स टू 4 + 16 + 64 एंड सो ऑन, जिसको हम ऐसा भी बोल सकते हैं कि टीआर यानी टोटल रिसिपिएंट्स शुड बी इक्वल टू S7, ठीक है। अब हम S7 का फॉर्म लगाएंगे और आंसर बताएंगे। तो S7 वुड बी इक्वल टू कितना? तो सर A × R⁻7 - 1 विद इन अ ब्रैकेट। यहाँ पे अगर जगह कम आपको दिख रही है तो मैं थोड़ा इरेज कर देता हूँ और थोड़ा साइड में लिख लेता हूँ, ठीक है। तो हम बोल रहे हैं यहाँ पे S7 फॉर्मूला के हिसाब से होता है A × R⁻7 - 1, ठीक है, या SN लिखो। तो SN इक्वल टू A, क्योंकि अब मैं पूरा फॉर्मूला लिख रहा हूँ लगभग यहाँ पे, तो आप लिखोगे यहाँ पे यूजिंग जो अपना पुराना तरीका है, SN इक्वल टू A × R⁻n - 1 / R-1, वी गेट, क्या मिलेगा भैया हमें यहाँ पे? सर हमें यहाँ पे मिलेगा S7 का आंसर। तो S7 वुड बी इक्वल टू, A की जगह लिखा मैंने 4, R की जगह लिखा मैंने 4⁻7, जिसमें से बहुत लोगों को याद नहीं होगी, अपॉन 4 - 1। याद है क्या भैया? 4⁻7 नहीं सर, क्या मजाक कर रहे हो, 4⁻7 किसको याद रहेगी? चलिए, करना तो है ही अपन को, है ना, क्योंकि हम नहीं सॉल्व करेंगे तो कौन करेगा। अब यहां देखो, आप सबसे पहली बात तो आप क्या लिखोगे?
S7 क्योंकि कैलकुलेट तो करना ही है अपन को, इज इक्वल टू, यहाँ पे आप लिखोगे 4/3। अब मेन कार्य है आपका 4 की पावर 7 निकालना। सर 4 की पावर 1 4, 4 की पावर 2 16, 4 की पावर 3 64, 4 की पावर 4 हो जाएगा, 4 4 जा 16, 1 कैरी, 6 4 24 25, 256। तो आपको 4 की पावर कितना मिल गया, 4 तो मिल गया, 256। ठीक है, चलिए तो 256 आ गया 4 की पावर 4। अब 4 की पावर 5 निकालने के लिए इसी में इंटू 4 करना पड़ेगा। तो 6 4 24, 4 यहाँ 2 ऊपर, 4 5 20 22, 2 यहाँ 2 ऊपर, 4 2 जा 8 9 10, 1024 विच इज ऑल्सो 4 की पावर 2 की पावर 10। तो 4 की पावर 5 होना सही है। चलिए ये आ गया 4 की पावर 5, इसी में इंटू 4 कर दो, आपको 4 की पावर 6 मिल जाएगा। 16 एक कैरी, 4 2 4 2 जा 8 1 9 4 0 0 4 1 9 6, दिस इज 4 की पावर 6। 4 की पावर 7 तो इसी में इंटू 4 कर दो, 6 4 24, 4 यहाँ 2 ऊपर, 9 चौके 36, 2 38, 8 यहाँ 3 ऊपर, 4 0 0 3, 4 4 जा 16। तो आपका जवाब आना चाहिए 16384। ठीक है, अब देखो मैं चाहता तो ये इजीली ये पहले से याद करके यहाँ पे लिख देता, पर मेरे को लगता है कि मैं और आप मिलके संघर्ष करेंगे तो इनको मजा आएगा। तो यहाँ पे आप लिखेंगे 16384 -1 भी तो है भैया, वो करो। तो S7 मिलेगा आपको 4/3 इंटू 16383। नाउ इज दिस डिविजिबल बाय 3? आई थिंक यस, तो लेट्स डू इट। 3 1 जा 3 5 जा 15, 3 1 जा 3, आपने लिखा यहाँ पे 3 5 जा 15, 3 1 जा 3, ये हो गया 3 2 जा 6, कितना बचा सर? ये तो डिवाइड नहीं, लेकिन 16, एक मिनट, 4 1 7, 7 और 8 कितना होता है 15, है ना? तो 3 5 जा 15, 1 13, अरे यार अपना गणित तुम्हें पता ही कमजोर है। 13 मतलब 3 4 जा 12, तो ये 3 6 जा 18 और 3 1 जा 3। हाँ, अब इसको इंटू 4 कर दो, फाइनली गर्मा गर्म आंसर अपने समक्ष आ जाएगा। तो आप लिखोगे S7 इक्वल्स टू 4 से आपने मल्टीप्लाई किया तो 4 1 जा 4, 6 4 24, 4 यहाँ 2 ऊपर, 4 4 जा 16, 16 प्लस 2 हो जाएगा 18, 8 यहाँ 1 ऊपर, 4 5 जा 20 प्लस 1, तो ये हो गया 21,844 लोगों तक खबर पहुंच रही है। देख रहे हो, मजाक मजाक में फेक न्यूज़ का यही आजकल जमाना है भैया, इसीलिए व्हाट्सएप जरा सोच समझ के चलाया करो और आलतू फालतू चीज़ें बिना पढ़े लिखे तो मत ही शेयर किया करो। चलो 21,844, और इसी के साथ अपना ये वाला सवाल समाप्त हो गया। अपन करते हैं इसकी स्क्रीन को क्लियर एंड लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 आपसे बोल रहा है कि आप और आपके सिबलिंग डिसाइड टू आस्क अ रेस इन योर पॉकेट मनी फ्रॉम योर डैड। ओहो, देख लो जिगर कलेजा, पिताजी से पॉकेट मनी में रेस मांगा जा रहा है। वाह भाई, मेरे में तो इतनी हिम्मत नहीं है, ऑनेस्टली मुश्किल है ये चीज। योर फादर गिव्स बोथ ऑफ यू अ चांस, यू टू कुड हैव 1000 एट वंस और गेट ₹2 ऑन डे 1। अच्छा, मतलब ये कहना चाह रहे हैं कि या तो एक बार में 1000 रुपए का इकट्ठा इंक्रीमेंट ले लो, या फिर आप बोलो कि पहले दिन आपको 2 रुपए बढ़ा के मिलेंगे, दूसरे दिन 4 रुपए, एंड सो ऑन, रिसीविंग ट्वाइस एज मैनी रुपीज ईच डे फॉर 12 डेज। ठीक है, while you opted for getting ₹1000 at once and your brother opted for the latter। ओहो, दोनों भाई कितने स्मार्ट हैं, एक ने बोला ये भी ले लेते वो भी ले लेते, नुकसान नहीं होना चाहिए, है ना। which one of you would have a better decision and why। चलिए तो पहले तो अपना देखो ये तो क्लियर हो गया कि जो मैं हूं, मतलब हम जो हैं, हमें 1000 रुपए मिल रहे हैं। ठीक है, ये क्लियर हो गया। जो डिसाइड हमें करना है वो ये पता करना है कि ब्रदर को कितने मिलेंगे, तभी तो हम पता कर पाएंगे क्या हो रहा है। ठीक है, तो चलिए क्या कह रही है कहानी? कहानी कह रही है कि रेज ऑन डे 1 कितना है भैया? 2 रुपीज। ठीक है, तो आप यहां पे लिखोगे हेयर, मतलब इधर आपका जो रेज है, तो रेज ऑन डे 1 इज इक्वल टू 2 रुपीज, मतलब बेसिकली, है ना। अब रेज ऑन डे 2 कितना हो जाएगा, कितने से बढ़ गया? तो रेज ऑन डे 2 आप लिखोगे यहाँ पे, तो वो हो जाएगा 4। ऐसे ही आप आगे बढ़ोगे, रेज ऑन डे 3 इसी का डबल यानी हो जाएगा 8। ठीक है, एंड सिमिलरली फॉर हैपन्स हाउ मेनी डेज? फॉर 12 डेज। चलिए ठीक है, ये मामला क्लियर हो गया। अब हम यहाँ पे क्या बोलेंगे? सबसे पहले तो हम डिक्लेयर करेंगे कि ये क्या है, तो आप बोलोगे क्लियरली द पैटर्न, द रेस पैटर्न फॉर्म्स अ जीपी, है ना, फॉर्म्स अ जीपी। ये बात तो बिल्कुल आईने की तरह साफ हो गई।
ठीक है, लेकिन साथ में हमें ये भी बताना है कि भैया कौन क्या है, तो हम वो भी लिख देते हैं, फॉर्म अ जीपी विथ a इज इक्वल टू 2, यानी पहली जो आपकी वैल्यू है वो है 2, क्योंकि पहले दिन 2 रुपए से आपका बड़ा है यहाँ पे मामला, ठीक है। फिर r इज ऑल्सो इक्वल टू 2 एंड n इज इक्वल टू 12, क्योंकि 12 दिन तक रेज मिला है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ पे करेंगे मेन गणित की टोटल रेज या टोटल जो भी आपकी पॉकेट मनी बड़ी है वो कितनी बड़ी है, तो टोटल रेज हो जाएगा 2 रुपये प्लस 4 रुपये प्लस 8 रुपये एंड सो ऑन, ठीक है, फॉर हाउ मेनी डेज, दिस इज फॉर 12 डेज, राइट, यस। चलिए फॉर्मूला कौन सा यूज होगा सर, एसएन का, तो आप लिखोगे यूजिंग एसएन इक्वल टू कितना, a इंटू आर की पावर n-1 अपॉन r-1 वी गेट। चलिए मामले को आगे बढ़ाते हैं भैया, एस एन, क्योंकि हमें पता है n की वैल्यू 12 है, हम सीधे लिखेंगे S12, a की जगह आ गया 2, इधर 2 की पावर 12 माइनस 1 अपॉन 2 माइनस 1, 2 पावर 12 आपको याद होनी चाहिए वैसे तो, 2 पावर 10 तो सबको याद होगी, कितनी है सर 1024 इंटू 2 कर दो, 4 2 जा 8, 2 2 जा 4, 1 ये हो जाएगा 2048, ये कितना हो गया भैया सर, ये हो गया अपना लगभग 2 पावर 11, 2 पावर 12 यानी इसमें भी इंटू 2, तो 8 दूनी 16, एक कैरी, 4 2 जा 8, 1 9, 2 0 जा 0, 2 2 जा 4, तो 4096 इतना आएगा ब्रैकेट के अंदर यहाँ पे, तो आप लिखोगे 4096 माइनस 1, तो ये हो जाएगा कितना, S12 अपना आएगा 2 इंटू कितना -1, तो ये हो जाएगा 4095, अब ये भी मल्टीप्लाई कर दो, तो सर 2 5 जा 10, 0 यहाँ 1 ऊपर, 9 2 जा 18, 119, 1 यहाँ पे 2 1 जा 2, तो 8190 रुपीस, देख रहे हो 8190 रुपीस का यहाँ पे टोटल रेज मिला है। तो अब क्या है भैया सवाल, सवाल था विच वन ऑफ यू मेड अ बेटर डिसीजन, ऑब्वियसली बड़े भैया योर ब्रदर, एंड व्हाई, बिकॉज द पर्सन रिसीव्ड a raise of 8190 rupees in 12 days, whereas we received a raise of only 1000 rupees। तो पिताजी ने क्या बोला, देखो जो दिखता है वो होता नहीं है, ऐसे आप सोचोगे तो रोज 2 4 8 रुपए तो बढ़ रहे हैं, इसमें क्या ज्यादा बढ़ेगा, लेकिन वो पैटर्न जब बड़ा होगा, वैल्यूज बढ़ती जाएंगी, तो एक समय पे आपको कुल मिला के 12 दिन के अंदर 8190 रुपए का बेनिफिट मिल रहा है, जबकि आप सिर्फ 1000 रुपए पे ही अटके हो, ठीक है। चलिए स्क्रीन की यहां बढ़िया से सफाई, क्वेश्चन नंबर 23 समाप्त। क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है ड्यू टू रिड्यूस्ड टैक्सेस, कम टैक्सेस होने की वजह से एन इंडिविजुअल हैज एन एक्स्ट्रा 30,000 स्पेंडेबल इनकम। If we assume that individual spends 70% of the income on consumer goods and the producers of these good in return spend 70%, तो आप क्या कर रहे हो, 70% रिटर्न करते जा रहे हो, ठीक है। दिस कंटिन्यूज इनडेफिनेटली, व्हाट इज द टोटल स्पेंड। चलिए यहां पे पहली बात, तो सबसे पहला क्या होगा, आपकी सेविंग्स कितनी थी सर, सेविंग्स थी 30,000, और हमने पढ़ा है जब किसी चीज को किसी पर्टिकुलर परसेंट से क्या किया जाता है, इंक्रीज या डिक्रीज किया जाता है, या उसका कुछ परसेंटेज निकाला जाता है, तो हम क्या करते हैं उसको सर, हम उसको करते हैं 70% से मल्टीप्लाई। जैसे आपको याद होगा डेप्रिसिएशन हमने किया था, तो उसमें 80 से मल्टीप्लाई किया था, तो यहाँ पे हम करेंगे 70% से मल्टीप्लाई, ठीक है ना। तो ये कितना हो जाएगा सर, ये हो जाएगा लगभग, यहाँ पे आप करोगे तो 0.7। तो मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ, मैं इसको लिख सकता हूँ कि 30,000 इंटू 0.7, राइट जी सर। A2 में क्या हो जाएगा, अब यहाँ पे एक काम करो, शुरू ऐसा कर लो कि A0 से मान लो ना कि भैया सबसे पहले 30,000 से, ठीक है, इतनी पहले सेविंग्स थी, एक बार में क्या हो गया 70% आपने खर्चा कर दिया। A2 हो जाएगा 30,000 इंटू 0.7 की पावर 2, राइट। A3 कितना हो जाएगा सर, पैटर्न कंटिन्यू होगा, तो ये इसी जो पुराना अमाउंट था उसी का तीसरा टर्म हो जाएगा। चलिए अब देखो सवाल क्या बोल रहा है आपसे, ये चल रहा है कब तक, इनडेफिनेटली, ठीक है ना। आपको क्या निकालना है, आपको निकालना है इसका
टोटल, मतलब बेसिकली व्हाट इज द टोटल अमाउंट स्पेंट, वो कैसे पता लगाओगे? तो सर क्योंकि इंडेफिनेटली चल रहा है, क्या लिखा है यहाँ पे, कंटिन्यूस इंडेफिनेटली, तो हम क्या निकालेंगे सर, हम निकालेंगे एस इंफिनिटी। सो एस इंफिनिटी इज इक्वल टू ए अपॉन 1 माइनस आर, यदि मैं गलत नहीं हूं तो, है ना। आप ए की वैल्यू क्या रखेंगे सर, वो दिया है सबसे फर्स्ट, ए जीरो को हम यहाँ कंसिडर नहीं करेंगे क्योंकि वहां से मामला शुरू हो रहा है, तो हम यहाँ पे निकालेंगे एस इंफिनिटी इक्वल टू, ए की जगह आप क्या लिखोगे, ए की जगह आप लिखोगे 30,000 इंटू 0.7, ये पूरा है आपका ए, इस बात का विशेष ध्यान रखना भैया। 1 माइनस 0.3, 1 माइनस 0.7, सॉरी देखो जो माइनस करने पे आएगा मैं वो लिखने लग गया था। वाई डिड आई टेक दिस एज फर्स्ट, वाई नॉट दिस? बिकॉज सर आपका जो पैटर्न शुरू होगा वो यहीं से तो हो रहा है कि अगर वो इंडिविजुअल 70% खर्च कर रहा है तो खर्च करने की शुरुआत तो यहां से हो रही है ना 70% से। 30,000 पूरे थोड़ी खर्च हो रहे हैं, खर्च तो 30,000 का 70% हो रहा है, तो वही हम लिखेंगे यहाँ पे, ठीक है, वेरी क्लियरली। चलिए एस इंफिनिटी हो जाएगा इस केस में 30,000, ठीक है, इंटू 0.7 अपॉन 0.3। अब क्योंकि डेसिमल के बाद एक एक वैल्यू है तो मैं क्लियरली उन दोनों को कर सकता हूं एलिमिनेट, तो मुझे मिलेगा यहां पे 30,000 इंटू 7/3, वेरी क्लियरली, ठीक है। आप इस 3 से 30,000 को कैंसिल करेंगे तो आपको कितना मिलेगा, आपको मिलेगा सर 10,000 विच वुड बी फर्दर मल्टीप्लाइड विथ 7, तो योर फाइनल आंसर आना चाहिए कुल मिला के जोड़ घटा के 70,000। इज दिस क्लियर? कहीं कोई दिक्कत तो नहीं? जरा सी भी नहीं सर। इंपॉर्टेंट चीज क्या थी यहाँ पे समझना, इंपॉर्टेंट चीज यही समझना थी कि कैसे हमने यहाँ पे 0.7 वाले को फर्स्ट टर्म माना और A0 को कंसिडर नहीं किया। रीजन बीइंग स्पेंडिंग शुरू हो रही है 30,000 के 70% से, 30,000 उसकी सेविंग्स थी, उसके बाद उसने खर्चा करना शुरू किया, तो उसके बाद के स्टेप से आप कैलकुलेट करोगे। क्लियर है ये? चलिए यहां पे हो गया क्वेश्चन नंबर 24 समाप्त। क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा है कि एक पेंडुलम स्विंग हो रहा है थ्रू एन आर्क ऑफ 25 सेंटीमीटर। ऑन ईच सक्सेसिव स्विंग द पेंडुलम कवर्स एन आर्क इक्वल टू 90% ऑफ द प्रीवियस स्विंग। अब यहां देखो, जब पहला स्विंग होगा, ठीक है, तो क्या होगा सर, पहले स्विंग के समय आर्क है 25, राइट। तो यहां पे मुझे ये देखना पड़ेगा सबसे पहले कि आर्क अगर 25 की है तो सक्सेसिव स्विंग का मतलब क्या होगा। मतलब सर मान लीजिए यहां आपका पेंडुलम था, ठीक है, यहां से इधर गया 25 सेंटीमीटर का डिस्टेंस कवर कर लिया, अब वापस जब आएगा तो उसका 90% कवर करेगा, ठीक है। तो A1 में आप करोगे 25 सेंटीमीटर पहले राउंड में, पहले स्विंग में। A2 इसका 90%, तो ये हो जाएगा 25। 90% निकालने के लिए मैं ज़्यादा मेहनत ना करके GP का पैटर्न बनाऊंगा और 0.9 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, ठीक है, ताकि यहाँ पे अगला 90% जब निकालना हो तो ये पावर 2, A4 वुड बी 25 की पावर 0.9 होल पावर 3 एंड सो ऑन। अब ये क्या कह रहे हैं देखो, फाइंड द लेंथ ऑफ द आर्क ऑन द 6th स्विंग। छठवें स्विंग पे लेंथ कितनी हो जाएगी ये आपको पता लगाना है। अरे यार बड़ा मुश्किल कार्य है, मुश्किल कार्य है भैया। क्या है कि सर कैलकुलेशन करना पड़ेगा कितना सारा। छठवें वाले के लिए हमें क्या निकालना पड़ेगा, A6। तो सबसे पहले तुम यहाँ पे क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे भैया कि क्लियरली इट फॉर्म्स एन व्हाट, GP। क्लियरली द पैटर्न फॉर्म्स अ GP, forms a GP with A equal to 25, ठीक है, and your what is R is 0.9, ठीक है। आपको क्या बोल रहा है, कैलकुलेट फाइंड द लेंथ ऑफ द आर्क ऑन द 6th स्विंग एंड द टोटल डिस्टेंस पेंडुलम बिफोर इट कम्स टू रेस्ट। चलिए पार्ट 1 करते हैं इसका सबसे पहले, ठीक है। तो हम यहाँ पे निकालेंगे A6 या यूजिंग किसको, यूजिंग भैया AN को। तो यूजिंग AN इज इक्वल टू A और R की पावर N-1
वी गेट, क्या मिलेगा हमें सर? हमें मिलेगा A6 इक्वल टू A यानी 25 इंटू 0.9 की पावर, कितना बोला आपने? 0.9 की पावर 6 - 1 मतलब 5 करना पड़ेगा भैया। बहुत ही जटिल कैलकुलेशन होने वाली है ये। चलिए 0.9 की पावर 6 कैसे निकालेंगे हम? सर एक चीज़ तो ये कर सकते हैं अपन कि इसको अपन 100/4 लिख देते हैं, क्या 25 जब आप 4 से डिवाइड करोगे तो 100 आएगा। इससे एडवांटेज क्या होगा? मे बी 0.9 की पावर 5 जो भी आएगा वो अपन यहाँ पे लिख के फिर ये 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो थोड़ा आगे पीछे हो सकता है, ठीक है ना। चलिए 6th वाले का एग्जैक्टली बोला है कि नहीं बोला पहले तो ये बताओ। हाँ सर 6th वाले का एग्जैक्टली बोला है, लेंथ ऑन द 6th स्विंग, ठीक है। उसके बाद डिस्टेंस वो तो जब तक खत्म नहीं हो रहा तब तक करना है, वो तो आसान हो जाएगा। वो कैसे होगा भैया? कमिंग टू रेस्ट मतलब क्या हो जाएगा? मतलब हो जाएगा वो इनफाइनाइट चलते जा रहा है, मतलब आप क्या करोगे? सिंपल A/1 - R कर दोगे तो प्रोबेबली उसका आंसर तो आना चाहिए 250, वो तो फटाफट हो गया। अब बात आ जाती है इसकी, इसको कैसे सॉल्व करें? चलिए 0.9 की पावर 5, तो देखो 9 की पावर 1 होता है 9, 9 की पावर 2 हम लिखते हैं 81, ठीक है जी बिल्कुल। उसके बाद 9 की पावर 3 जब हम लिखेंगे तो वो हो जाएगा कितना सा? 9 की पावर 3 होता है 729, ठीक है। 9 की पावर 4 अगर हम लिखने का प्रयास करेंगे तो वो हो जाएगा 9 9 = 81, 1 यहाँ 8 ऊपर, ठीक है। 9 2 = 18, 18 + 8 8 और 8 16, 6 यहाँ 1 ऊपर। एक बार काम करो लिख के कर लो भैया, क्या है कि अपना गणित तो कमजोर है तुम्हें पता ही है। तो 9 9 = 81, 1 यहाँ 8 ऊपर, 9 दूनी 18, 8 और 8 26, 6 यहाँ 2 ऊपर, 7 9 63, तो 6561। चलिए ये हो गया 6561, ठीक है, विच इज ऑल्सो 3/8, राइट। चलिए 9/5 मतलब इसी में 9 कर लो, तो 9 1 = 9, 6 9 = कितना होता है सर? 54, 4 यहाँ 5 ऊपर, 9 5 = 45 प्लस 5 हो जाएगा 50, 0 यहाँ 5 ऊपर, 6 9 = 54 प्लस 5 हो जाएगा 5 और 4 9, तो 59059। ओहो हो, तो ये देखो कितना हो गया। तो इसको हम लिख रहे हैं 0.9 को हम लिख रहे हैं 9/10, है ना, बात तो बराबर है ना भाई। और 5 बार लिखना है तो 5 बार लिख लेते हैं ताकि कैलकुलेशन में कोई दिक्कत ना आए। क्या हमको बड़ा डर लगता है भैया कि कहीं हमसे कोनो कैलकुलेशन गलत मलत ना हो जाए। ऊपर के 9 का तो हमने हिसाब कर लिया, ये जो नीचे का हम लगा रहे हैं वो बेसिकली कितना, हम इसका हिसाब लगा रहे हैं कि हमारा सब कुछ इजीली कट पिट जाए। चलो ये तो हम हटा रहे हैं, फाइनल वैल्यू को छोड़ देते हैं फिलहाल के लिए, कहीं भूल ना जाए। चलिए सबसे पहले तो क्या होगा सर? 0 यहाँ पे 0 0 कैंसिल, ये भी 0 0 कैंसिल, तो आपका जो A6 अब आ रहा है लगभग 6th टर्म जो आएगी वो आएगी ऊपर 59049 और होल डिवाइड बाय, देखो 1 2 3 तो 4 × 1000। अब इसको सिंप्लीफाई कर लो, जैसे आप 4 × 1000 लिखोगे तो बेसिकली ये क्या हो जाएगा? 1 2 3 0 के पार हो जाएगा, तो A6 आपको मिलेगा 59.049 अपॉन 4, जिसको आप जब डिवाइड करने जाएंगे तो मे भी लिख सकते हैं 59.05 अपॉन 4। अब इसको आप डिवाइड कीजिए 4 से, तो आप लिखोगे A6 इक्वल टू 4 1 = 4, 19, है ना, 4 4 = 16, बचा कितना? 330, 4 7 = 28 और 25, तो 4 6 = 24, रफली आ जाएगा 14.76 सेंटीमीटर। ये 6th वाले आर्क की लेंथ होगी। ये तो हो गया एक पार्ट इसका। इसका सेकेंड पार्ट बोल रहा है पेंडुलम कम्स टू रेस्ट, आप लिखोगे नाउ पेंडुलम कमिंग टू रेस्ट would form a infinite GP, है ना। यही तो होगा भैया, वही तो हम कहना चाह रहे हैं कि पेंडुलम का रेस्ट पे आना है कि इनफाइनाइट जीपी बनाएगा। तो हम यहाँ पे बोलेंगे S इंफिनिटी इज इक्वल्स टू A माइनस R के तहत, तो हम बोलेंगे यहाँ पे यूजिंग S इंफिनिटी इज इक्वल्स टू A माइनस R वी गेट, क्या मिलेगा हमें भैया? सर हमें मिलेगा S इंफिनिटी यानी टोटल डिस्टेंस इज इक्वल टू A यानी 25/1 - 0.5 होगा ना भैया।
कितना हो रहा है, नहीं 1 माइनस 0.9, सॉरी 0.9 है ना अपना आर की वैल्यू, जी सर। चलिए तो ये हो गया 25 डिवाइड बाय 0.1 विच वुड बी इक्वल टू 250 सेंटीमीटर। तो आप क्या बोलोगे, टोटल डिस्टेंस जो कवर किया अपने पेंडुलम ने वो हो जाएगा लगभग 250 या एग्जैक्टली 250 सेंटीमीटर। क्लियर है ये मामला, इजी, गुड टू गो, यस सर। चलिए हम यहाँ पे अब क्या करेंगे, हम यहाँ पे करेंगे स्क्रीन को क्लियर, हमारा ये सवाल इजीली सॉल्व हो गया। लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन विच सेज कि अ स्क्वायर इज ड्रॉन बाय जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ द साइड्स ऑफ द स्क्वायर। अ थर्ड स्क्वायर इज ड्रॉन इनसाइड द सेकंड स्क्वायर बाय जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स। ठीक है, बड़े स्क्वायर के मिड पॉइंट्स को जॉइन करके छोटा बनाया, कर हमने सेम ट्राइंगल के लिए भी किया था। इफ द साइड ऑफ द ओरिजिनल स्क्वायर इज 8। चलिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे पेरीमीटर की बात चल रही है कि एरिया चल रही है, फाइंड द सम ऑफ द एरियाज। ले अब जो अपन ने ट्राइंगल वाला किया था ना उसमें देखो काफी आसान था, क्योंकि अपन ने उसमें सीधे सीधे आधी ले ली थी साइड, लेकिन यहाँ पे ऐसा कार्य नहीं होगा, यहाँ पे आपको थोड़ी सी ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक है, तो इस बात का विशेष ध्यान रखें कि ये मामला थोड़ा सा अलग जाएगा। ये आपका पहला स्क्वायर आ गया, मान लो, ज्यादा इसमें इमोशनल होने की जरूरत नहीं कि स्क्वायर दिख नहीं रहा है सर, ठीक है भैया, अब जो हमसे बनता है सो हमने कर दो। ये हो गया अपना 8 सेंटीमीटर। ठीक है, अब जो इसका अंदर बनेगा वो इसके मिड पॉइंट्स के सहारे बनेगा, है ना। तो मान लीजिए अपन ने अगर मिड पॉइंट से मिड पॉइंट जोड़ने की एक यहाँ पे कोशिश की, ठीक है, तो आम तौर पे हम क्या कर लेते हैं, सीधा हाफ ले लेते हैं। ठीक है, वो जो पिछला वाला सवाल था जो हमने एग्जाम्पल में किया था वहां पे ट्राइंगल था तो वहां बात बन गई थी, यहाँ पे ऐसा नहीं होगा। और जहां तक मुझे ये दिख रहा है ये स्क्वायर दिख भी नहीं रहा है जो नया बनाया अपन ने अंदर। ठीक है, चलिए रफली अपन कुछ ट्राई करेंगे, बाकी तो देखो अब जो ठीक ठाक बन जाएगा सो ही अपन अपना लेंगे। चलिए ऐसा कुछ बन रहा है मान लीजिए। ठीक है, अब इसकी आपको डायमेंशंस पता लगानी है और आई एम टेलिंग यू ये एग्जैक्टली हाफ नहीं होगा। मैं आपको प्रूव भी करता हूं, देखिए कैसे हम इसको सॉल्व करेंगे। तो यहां समझना आप एक चीज, सबसे पहली बात तो ये जो स्क्वायर है इसके अंदर इस वाले ट्राइंगल की बात करो। ठीक है, यहीं से हमें हमारा नए वाले स्क्वायर की साइड मिलेगी और फिर वो पैटर्न कंटिन्यू होगा। एक बार समझ जाओगे अगली बार फिर वही होगा, कुछ नया उसमें चेंज नहीं आता है। देखो मिड पॉइंट है ये, अगर पूरी थी 8 तो इतनी हिस्सा कितना हो जाएगा सर, इतना हिस्सा हो जाएगा 4। इधर भी अगर ये पूरा था 8 तो ये कितना हो जाएगा सर, ये हो जाएगा 4। ठीक है, ये क्लियर है। तो मेरे पास एक राइट ट्राइंगल है जिसके बेस और अल्टीट्यूड की वैल्यू मुझे पता है। अगर मैं पाइथागोरस थ्योरम लगाऊं तो क्या मुझे ये जो ग्रीन वाली साइड है जिसको हम हाइपोटेन्यूज बोलते हैं वो मिल जाएगी? बिल्कुल मिल जाएगी सर। तो अगर आप यहां पे सॉल्व करेंगे तो आपको दिखेगा इन ट्राइंगल, मान लीजिए जो भी आप नाम दे रहे हैं, मान लीजिए हमने बोल दिया ए और यहाँ पे हमने बोल दिया पी, यहाँ पे हमने बोल दिया बी। ठीक है, मान लो ये जो बड़ा वाला स्क्वायर है इसका नाम है पी क्यू आर एस और जो अंदर बन रहा है उसका नाम है ए बी सी डी। एक ही केस लेंगे, बाकी फिर हम कंटिन्यू कर देंगे। ठीक है, कि ऐसा ही होगा। सो इन ट्राइंगल ए पी बी, ठीक है, वी हैव, ये चाहे तो आप रफ वर्क में करेंगे, फेयर वर्क में करना चाहें आपके एग्जामिनेशन में तो मर्जी आपकी है। आपके टीचर को प्रसन्नता ही होगी देख के कि आपने अच्छे से एक्सप्लेन किया है। ठीक है, वी हैव एंगल P इक्वल टू 90 डिग्री और इसकी वजह क्या है सर, ये तो एंगल ऑफ अ स्क्वायर है। ठीक है, और स्क्वायर के सारे एंगल ही 90 डिग्री के बराबर होते हैं। ठीक है, अब आप यहां पे क्या बोलोगे, यूजिंग किसको, पाइथागोरस थ्योरम, जिसको शॉर्ट में बहुत लोग पीटी भी बोलते हैं। ठीक है, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम वी गेट, क्या मिलेगा हमें सर, हमें मिलेगा कि भैया एपी स्क्वायर, ठीक है, प्लस यहां पे आपने बोला पी बी स्क्वायर शुड बी इक्वल टू ए बी का स्क्वायर। नाउ ए पी स्क्वायर इज मीन्स 4 स्क्वायर, ठीक है, प्लस पी बी स्क्वायर इज इक्वल टू 4 स्क्वायर शुड बी इक्वल टू ए बी स्क्वायर। 4 स्क्वायर इज 16 प्लस 4 स्क्वायर इज 16, वी गेट ए बी स्क्वायर। आप करोगे 32 इज द वैल्यू ऑफ ए बी स्क्वायर। ए बी निकालने के लिए आपको रूट ऑफ 32 करना पड़ेगा, दैट इज 32 को अगर आप देखोगे ब्रेक करोगे तो वो होता है 16 इंटू 2, जिसमें से 16 परफेक्ट स्क्वायर है और 2 जो है वो आपका रूट के अंदर रह जाएगा। तो आपको यहां से मिलेगा कि देयरफॉर ए बी की वैल्यू आनी चाहिए 4√2 सेंटीमीटर। इज दिस क्लियर?
कोई प्रॉब्लम यहाँ पे बिल्कुल नहीं सर। ए बी की वैल्यू 4√2 हमें मिल रही है। ये हमारा एक पैटर्न आ गया। अब ध्यान से सुनना, ठीक है। आपको किसकी बात करने को बोल रहा था? एरिया बोल रहा था। तो यहां पे देखो A1 या फिर हम यहां पे बोलेंगे एरिया ऑफ स्क्वायर 1 कितना हो जाएगा सर? साइड है 8 स्क्वायर करेंगे, 8 स्क्वायर यानी ये हो जाएगा 64, ठीक है। एरिया ऑफ स्क्वायर 2, अब स्क्वायर 2 का एरिया निकालने के लिए हमारी साइड आई है 4√2। इसका अब जब स्क्वायर करोगे 4 का स्क्वायर 16, √2 का स्क्वायर 2, 16 दूनी हो जाएगा 32 सेंटीमीटर स्क्वायर, यहाँ भी 64 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऐसे ही एरिया ऑफ स्क्वायर 3 आप करोगे तो आपको देखो पैटर्न समझ में आना चाहिए कि √2 से कम हो रहा है। 8 की जगह पे 4√2 हो गया, ठीक है। यानी आपने अगर यहाँ पे देखा होगा या आप यहाँ पे कंपेयर करोगे तो आधा हो जाएगा आपका एरिया, ठीक है। विच मीन्स 32 का आधा मतलब यहाँ कितना हो जाना चाहिए? पैटर्न के हिसाब से 16 हो जाना चाहिए सर। तो यहाँ पे आपने लिखा 16, ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर, जो कहाँ से आएगा? जो आएगा 4 के स्क्वायर से, ठीक है। तो ये आपका पैटर्न यहाँ पे चलेगा। यहाँ चाहिए तो आप लिख सकते हैं कि ये A1 है, ये आपका A2 है, ये आपका A3 है, एंड दिस वुड कंटिन्यू, ठीक है। अब यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? यहाँ पे हम लिखेंगे क्लियरली they form an AP, they form a GP, sorry, they form a GP, ठीक है। GP with क्या है हमारे A की वैल्यू? विथ A इक्वल टू 64। अगर आप ध्यान से देखें किसको ले रहे हैं आप यहाँ पे? पहली बात तो GP आप किसको मान रहे हैं? ये वैल्यूज को मान रहे हैं कि आंसर्स को मान रहे हैं? प्रोबेबली आप आंसर्स को ही मानेंगे। विथ A इक्वल टू 64 एंड R इक्वल्स टू 1/2। इज दिस क्लियर? जी सर। अब यहाँ पे आपको क्या निकालना है कि ऑल द स्क्वायर्स का एरिया निकालना है, ठीक है। तो हम यहाँ पे निकालेंगे क्या निकालना है आपको? सम ऑफ एरियाज। तो सम ऑफ एरियाज शुड बी इक्वल टू S इंफिनिटी। चाहिए तो आप ब्रैकेट में लिख सकते हैं कि इनफाइनाइट GP। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि सवाल में देखो साफ साफ लिखा हुआ है कि जैसे ऐसे स्क्वायर्स बनाते जाओ कहां तक? इनडेफिनेटली, आपको रुकना ही नहीं है। तो जब रुकना ही नहीं है तो भैया हम काहे के लिए इनफाइनाइट GP का फॉर्मूला नहीं यूज करें? साफ साफ उन्होंने लिख के दिया है। तो चलो जगह बनाने के लिए मैं ये वाला पार्ट क्लियर कर दे रहा हूं, क्योंकि ये आपको अंडरस्टैंडिंग के लिए मैंने यहाँ पे दिखाया था। आई डोंट थिंक इट इज नीडेड एनी मोर। तो ये हम क्लियर कर देते हैं थोड़ा सा। एंड मूविंग अहेड, अब हमें क्या करना है यहाँ पे? अब हमें निकालना है S इंफिनिटी। फॉर्मूला याद है क्या इसका? हाँ जी सर। तो हम लिखेंगे यहाँ पे यूजिंग S इंफिनिटी इक्वल्स टू A अपॉन 1 - R वी गेट। क्या प्राप्त होगा भैया हमें इससे? सर हमें इससे हमारा फाइनल आंसर मिलेगा। चलिए खत्म करते हैं सवाल को फटाफट। तो हम लिखेंगे S इंफिनिटी, थोड़ा सा अच्छे से लिखेंगे ताकि आपको क्लियरली दिखाई दे। तो S इंफिनिटी इज इक्वल टू A यानी 64 डिवाइड बाय 1 - 1/2। तो S इंफिनिटी वुड बी इक्वल टू 64 डिवाइड बाय 1/2। बहुत ही सिंपल कैलकुलेशन। यहाँ पे हम करेंगे 64 इंटू 2/1, बिकॉज जब फ्रैक्शन का फ्रैक्शन से डिवीजन होगा नीचे वाले फ्रैक्शन का रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो आंसर आएगा 128 सेंटीमीटर स्क्वायर। इज दिस क्लियर? जी सर। कहीं कोई दिक्कत तो नहीं? जरा सी भी नहीं सर। प्रॉब्लम कहाँ आती है? प्रॉब्लम आती है ये पैटर्न को पता लगाने में कि एरिया किस हिसाब से डिक्रीज हो रहा है, ठीक है। अगर आप सीधे हाफ कर देंगे 8 का 4 तो आप मिस कर जाएंगे चीजें, इसलिए ध्यान रखना, ठीक है, कि किस पैटर्न में चीजें डिक्रीज होंगी। चलिए स्क्रीन यहां पे क्लियर हो जाती है आराम से। हमारा क्वेश्चन नंबर 26 समाप्त। एंड प्रोबेबली आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन, जो कि हमसे क्या बोल रहा है यहाँ पे देखिए कि एक बॉल को आपने ड्रॉप किया किस हाइट से? हाइट ऑफ 90 फीट, ठीक है। एंड ऑलवेज रिबाउंड्स 1/3 द डिस्टेंस फ्रॉम विच इट फॉल्स, ठीक है। इसका मतलब आपने सबसे पहले 90 फीट से ड्रॉप किया होगा, उसके बाद वो रिबाउंड कितना करती है? 1/3। तो 90 का 1/3 कितना हो जाएगा सर? 90 का 1/3 हो जाएगा 30। तो इसका मतलब है, अब यहाँ पे देखो, समझो यहाँ पे कि मान लो ये आपका बॉल है, ठीक है।
अब पहली बार जब आपने ड्रॉप किया तो वो 90 फीट नीचे आई, ठीक है। अब रिबाउंड मतलब जमीन से टकरा के बॉल वापस ऊपर तो जाएगी ही, ये तो नेचर होता है बॉल का। तो जब ये वापस जाएगी तो ये 1/3 ही जाएगी, यानी रफली कितना जाएगी, 30 फीट। और इसी 30 फीट से भैया नीचे भी तो आएगी, है कि नहीं? क्यों भैया? क्योंकि सर जो चीज ऊपर गई है उसका नीचे आना पक्का है, ये तो ग्रेविटेशन का नियम है, न्यूटन ने बताया था, न्यूटन ने बताया था, है कि नहीं? अब यहां से फिर रिबाउंड होगी तो अब कितना जाएगी, अब 30 का भी 1/3 यानी कितना हो जाएगा सर, ये हो जाएगा मान लो 10 फीट। तो ऐसा कुछ मामला चलेगा, ठीक है। तो यहां पे देखो अब क्या बोल रहा है आपसे, द बॉल ट्रैवल्ड व्हेन इट हिट्स द ग्राउंड फॉर द थर्ड टाइम। जब बॉल तीसरी बार टकराएगी जमीन से तो कितना डिस्टेंस उसने ट्रैवल कर लिया होगा, एक तो आपको ये बताना है। सेकेंड पार्ट में आपको ये बताना है, फाइंड द टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय द बॉल बिफोर इट कम्स टू रेस्ट, मतलब बेसिकली इनफाइनाइट तक जाना है आपको। समझ में आया? जी सर। चलिए कैसे सॉल्व करेंगे इसको, तो देखो यहाँ पे ये आपको मैंने थोड़ा सा फिजिक्स समझा दी जितना मुझे आता था, इससे ज्यादा आता तो मैं कॉमर्स क्यों ही लेता, है कि नहीं? यहां देखते हैं अपन, चलो सबसे पहले हम लिखेंगे यहां पे डिस्टेंस कवर्ड कब एट द फर्स्ट ड्रॉप, डिस्टेंस कवर्ड एट फर्स्ट ड्रॉप, ठीक है। कितना कितना डिस्टेंस कवर किया होगा भैया आपके हिसाब से? सर जगह थोड़ी कम है, दिखने में दिक्कत आएगी, चलिए तो हम यहां लिख लेते हैं, यहां तो पूरा मैदान ही अपना है। तो अपन कह रहे हैं भैया डिस्टेंस कवर्ड एट फर्स्ट ड्रॉप, सबसे पहली बार जब ड्रॉप किया कितना कवर किया होगा बताओ जरा। तो सर ये होगा 90 फीट, देखिए सवाल में लिखा हुआ है, बिल्कुल ठीक है आपने, 90 फीट, ठीक है। अब यहां पे हम आएंगे सेकेंड पार्ट पे, डिस्टेंस कवर्ड एट सेकेंड ड्रॉप, ठीक है। अब ये कितना हो जाएगा, तो सर ये देखिएगा आपने कहा वापस तब ये नीचे गिरी 90 फीट, जमीन से टकराई, वापस कितना उठेगी, रिबाउंड कितना होगी, रिबाउंड होगी 1/3, तो ये 90 इंटू 1/3 हो जाएगा, तो ये तो हो गया 30 फीट। ये 30 फीट ऊपर गई, ठीक है। लेकिन अगर ऊपर गई है तो भैया नियम है गणित का, सॉरी फिजिक्स का, क्या कहता है, क्या बोलते हैं उसको, अपन मेरे से बोला भी नहीं जा रहा है, गुरुत्वाकर्षण बल, ग्रेविटेशनल फोर्स यार। तो जब वो 30 ऊपर गई है तो नीचे भी 30 ही आएगी, उससे कम तो आ नहीं सकती, तो ये हो गया 60 फीट, ठीक है। अब देखना ये क्या कह रहा है, 1/3 डिस्टेंस फ्रॉम विच इट फॉल्स। ये ध्यान रखना भैया, ये मत करना कि इसका 1/3 ले लो ना, जिस डिस्टेंस से वो फॉल हुई है, तो फॉल तो वो 30 फीट से ही हुई है ना। तो आप यहां पे क्या लिखोगे, डिस्टेंस कवर्ड एट थर्ड ड्रॉप, मतलब बेसिकली तीसरा जो अपन बाउंस कह सकते हैं। ड्रॉप से मेरा मतलब यहां पे काम करो, अगर आपको ड्रॉप नहीं समझ में आ रहा है आप बाउंस लिख लो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। एट फर्स्ट बाउंस लिख लो, वो बेटर होगा आपको समझने के लिए, है ना। वरना बोलो सर ड्रॉप 3 बार थोड़ी ड्रॉप किया है, सेकेंड बाउंस, ठीक है, और ये थर्ड बाउंस, थर्ड ड्रॉप की जगह यहां पे भी हम लिख देते हैं बाउंस अच्छे से। वरना बोलो सर क्या ही लिख दिया आपने, को समझ नहीं आ रहा, तो देखो BOUNCE, अरे भैया मिट काहे गए, बुरा मान गए का, ये लो। चलिए यहां पे भी थर्ड बाउंस, कितना होगा थर्ड बाउंस में, सर जिस भी डिस्टेंस से वो फॉल हुई है, तो फॉल हुई थी वो 30 फीट से, तो 30 इंटू 1/3 करना पड़ेगा सबसे पहले, ये हो जाएगा 10 फीट, ठीक है। और यहां पे आपका 2 बार होगा, क्योंकि भैया इंटू 2 क्यों होगा, क्योंकि 10 फीट ऊपर जाएगी और 10 ही नीचे आएगी, है कि नहीं। तो ये हो जाएगा आपका 20 फीट। तो अब अगर आप देखें आपने शायद अपना एक पार्ट सॉल्व कर दिया, थर्ड टाइम के बाद बॉल हिट्स द ग्राउंड थर्ड टाइम, पहले बाउंस पे एक बार हिट की, दूसरे बाउंस पे एक बार हिट की, तीसरे बाउंस पे एक बार हिट की, ठीक है। तो थर्ड टाइम तक आते आते कितना डिस्टेंस कवर कर लेगी, तो देखो 9 और 6 15, 15 और 2 कितना हो जाएगा 17। तो यहां पे आप अपना एक आंसर तो बता ही सकते हो कि भैया डिस्टेंस कवर्ड किसमें भैया, डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉल, किसके बारे में बोल रहा है, बाय द बॉल व्हेन इट हिट्स द थर्ड टाइम, जो भी बाय द बॉल व्हेन इट हिट्स द ग्राउंड
कितनी बार भैया? थर्ड टाइम। हिट द ग्राउंड थर्ड टाइम। थर्ड टाइम वुड बी हाउ मच? कैलकुलेट करो। थर्ड टाइम वुड बी कितना? तो सर ये हो जाएगा 90 प्लस 60 प्लस 20, तो ये हो जाएगा 9 और 6 15 और 2 17, तो 170 फीट डिस्टेंस कवर हो जाएगा। इज दिस क्लियर? यहां तक आपका एक पार्ट हो गया। अब कह रहा है टोटल डिस्टेंस बिफोर इट कम्स टू रेस्ट, मतलब बेसिकली हम क्या निकालेंगे? एस इन्फिनिटी निकालेंगे, लेकिन आपको पैटर्न समझ में आना चाहिए। पहली बात तो ये कि ये 90 अलग रहेगा, पैटर्न यहां से शुरू होगा 60 का 120 और ऐसे करके ही पूरा मामला चलेगा। इज दिस क्लियर? यस सर। तो यहां पे आप निकालोगे टोटल डिस्टेंस वुड बी इक्वल टू 90 प्लस एस इन्फिनिटी, और एस इन्फिनिटी शुरू कहां से होगा? एस इन्फिनिटी शुरू होगा, यहां पे आप ब्रैकेट में लिखो विथ ए इक्वल टू 60, ठीक है, एंड यहां पे लगा दोगे आर इक्वल टू 1/3, ठीक है ना? कोई दिक्कत तो नहीं। 60 का 1/3 कितना होगा? 20, तो वही पैटर्न चलेगा। यहां देखोगे 90 का 1/3 तो हो जाएगा 6 कितना? 90 का 1/3 30 होगा, पर हमारा वो पैटर्न अलग बन रहा है। तो यहां पे आप करोगे टीडी टोटल डिस्टेंस इज इक्वल्स टू 90 प्लस 60 अपॉन 1 माइनस 1/3। इज दिस कैलकुलेशन क्लियर? यस सर। 90 को फिलहाल मत छेड़ो, पहले वो जो दूसरा फ्रैक्शन है उसको जितना हो सके निपटा लो। तो ये हो जाएगा 60 अपॉन 2/3। अब हमने क्या सीखा है कि भैया फ्रैक्शन को फ्रैक्शन से डिवाइड करते हैं तो नीचे वाले फ्रैक्शन का रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई कर देते हैं, है ना? तो अगर उसी की मैं कैलकुलेशन को आगे बढ़ाऊं, कंटिन्यू करूं, तो मैं लिखूंगा टीडी वुड बी इक्वल टू टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड, और हम इसको एस इन्फिनिटी से क्यों लेते हैं? क्योंकि देखो हम ये मान के चलते हैं कि भैया कमिंग टू रेस्ट मतलब वो इनफाइनाइट पैटर्न चलता रहेगा। इन सेंस कोई भी चीज, आपने फिजिक्स में नियम पढ़ा ना कि कब तक रेस्ट पे नहीं आती, जब तक कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगे, तो वो इनफाइनाइट तक चलती रहेगी, ठीक है? तो ये 90 प्लस 60 इंटू 3 अपॉन 2, ये क्या हुआ सर? नीचे तो 60 अपॉन 2/3 था, उसमें आपने रेसिप्रोकल कर दिया, तो ये 2 और ये 60 हो जाएंगे आपस में इजीली कैंसिल, और हमें हमारा आंसर मिल जाएगा काफी अच्छे से। तो ये हो जाएगा 30, है ना? तो टोटल डिस्टेंस क्या ट्रैवल करेगी भैया बॉल आपकी? तो सर टोटल डिस्टेंस बॉल ट्रैवल करेगी 90 प्लस 30 इंटू 3 इज 90, यानी कुल मिला के 180 फीट, जिसमें से जो मेजर डिस्टेंस है वो तो आपने 3 राउंड में ही कवर कर लिया। ध्यान रहेगा यहाँ पे। जी सर, कहीं कोई दिक्कत तो नहीं? जरा से भी नहीं सर। इंपॉर्टेंट क्या है यहाँ पे? जरूरी नहीं है कि आपकी हर वैल्यू आपके जीपी का पार्ट बने, आपको ये समझना पड़ेगा कि जीपी कहां से शुरू हो रही। जैसे यहाँ पे मैंने 90 को अलग रखा क्योंकि वो एक ही पक्ष था, उसमें बॉल गिरना शुरू हो रही थी, तो वो सिर्फ ऊपर से नीचे जा रही है, लेकिन बाकी की सारी साइकिल्स में वो पूरा एक चक्र कंप्लीट कर रही है, जमीन से टकरा के ऊपर जाके वापस नीचे आने का। इसीलिए यहाँ पे पैटर्न ज्यादा अच्छे से बन रहा है। क्लियर हो गए दोनों मामले? एक हमने डायरेक्टली कर दिया बेसिक अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से, क्योंकि हमने कुछ वैल्यूज तो निकाली ही थी फॉर आवर ओन अंडरस्टैंडिंग, तो वहीं से हमने आंसर निकाल दिया। दूसरी वाली के लिए हमने पूरा कैलकुलेशन करके फाइनल उत्तर बताया। चलिए यहां पे हम करेंगे स्क्रीन को क्लियर, सवाल अपना इजीली हो गया, एंड प्रोबेबली सेशन भी एंड होने का टाइम है। जी हाँ बिल्कुल। चलिए कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी जो कि आपके लिए बहुत जरूरी है। सबसे पहली बात तो ये कि हमारे जितने भी लेक्चर्स और वीडियोस आप हमारे यूट्यूब चैनल पे देखते हैं, उन्हीं वीडियोस को, उन्हीं लेक्चर्स को सेम क्वालिटी में आप हमारी वेबसाइट और ऐप पे भी देख सकते हैं। और हम ये क्यों बोलते हैं आपको? क्योंकि देखिए बहुत बार क्या होता है, यूट्यूब एक बहुत बड़ा मंच है, वहाँ पे बहुत सारे सेशंस डेली अपलोड होते हैं, तो बहुत बार विद्यार्थी अपनी रिक्वायरमेंट या फिर अपने कोर्स के वीडियोस को देख पाने में असमर्थ हो जाते हैं, क्योंकि बहुत बड़ा एक कह सकते हो आप समुंदर है वीडियोस का। यहाँ पे आपको सारी चीज़ें क्लासिफाइड में मिल जाती हैं कि आप जिस स्ट्रीम के हैं, जिस क्लास के हैं, जो भी सब्जेक्ट आप पढ़ना चाहते हैं वो इजीली एक्सप्लोर कर पाएंगे। सब कुछ बहुत ही सिस्टमैटिक वे में कैटेगराइज करके हमने अरेंज किया है आपकी सुविधा के लिए, तो इनको आप जरूर एक बार ट्राई कीजिएगा, ठीक है? दूसरी बात, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लो भैया। क्या है कि सब्सक्राइब नहीं करोगे तो फिर वीडियोस के आपको नोटिफिकेशन नहीं मिलेंगे, तो आपके काम के लेक्चर्स छूट ना जाएं। सोशल मीडिया पे फॉलो कर लो अगर नहीं फॉलो किया है तो, क्योंकि सीबीएसई के या फिर और दूसरे बोर्ड्स के जो भी इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशंस आते हैं या फिर हमारे जो फन लर्न सेशंस होते हैं वो इन्हीं के माध्यम से आप तक पहुंचाए जाते हैं।
इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट और ऐप का इस्तेमाल कर सकते हैं ई नोट्स और ई बुक्स को प्रोक्योर करने के लिए भी। हमारे सारे वर्टिकल्स आपको सतत हाई क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड कराते रहेंगे, इस बात की जिम्मेदारी पूर्णतः हमारी है, आप उसकी चिंता बिल्कुल ना करें। आप बस क्या करें, पूरी शिद्दत लगन मेहनत से पढ़ाई करें और अच्छे अंकों से, उत्तीर्ण अंकों से पास हों, ताकि आपकी भी तस्वीर इन विद्यार्थियों जैसे हमारे वेबसाइट पे फीचर हो सके। अपने माँ बाप की सेवा करें, उनसे बहुत प्यार मोहब्बत से रहें, दोस्तों को सपोर्ट करें, उनकी हेल्प करें, एंड यस टेक केयर, वेरी गुड टेक ऑफ योर हेल्थ। ठीक है, अपना तबियत का बहुत ध्यान रखो, क्योंकि अच्छे स्वस्थ रहोगे तभी अच्छे से पढ़ाई कर पाओगे। सी यू सून इन द नेक्स्ट सेशन, कुछ नया टॉपिक एक्सप्लोर करेंगे, तब तक ले बाय बाय, टेक केयर।